मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C121 ज़ियाओ यीजियान। अध्याय 121 ज़ियाओ यीजियान। हालांकि वहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, लेकिन ज़ियाओ मिंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी आंखें धीरे धीरे पारदर्शी काउंटर पर घूम रही थीं। अंततः जब उसने काउंटर पर रखी सभी चीजें देख लीं, तो उसने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। इस छोटी सी जड़ी बूटी की दुकान में वास्तव में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं थी जिसमें उसकी रुचि हो सकती थी, और रक्त कमलसार जो जियोयान ने मूल कहानी में पाया था वह भी यहाँ नहीं था। उस समय एक स्वतंत्र कर्मचारी ने आखिरकार ज़ियाओ मिंग और ज़ियान को देखा। उसने देखा कि हालांकि ज़ियान और ज़ियाओ मिंग ने कोई ग्लैमरस कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन इस्तेमाल की गई सामग्री असाधारण थी, और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि ये दोनों लोग किसी खास परिवार के जूनियर होंगे, इसलिए वह उत्साह से उनके पास गया। युवा स्वामी, युवा मिस, आपको कौन सी औषधीय जड़ी बूटियां चाहिए? मैं उन्हें खोजने में मदद कर सकता हूँ। मैं यहाँ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? कर्मचारी ने आश्चर्य से पूछा। ये सही है, वहाँ ज़ियाओ यीजियान नाम की एक महिला डॉक्टर होनी चाहिए, है ना? कर्मचारी को अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, वास्तव में ज़ियाओ यीजियान एक डॉक्टर है जिसे हमारे 1000 मेडिसिन हाउस द्वारा विशेष रूप से काम पर रखा गया है, और उसके चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट हैं। किंगशान टाउन के अधिकांश भाड़े के सैनिकों का इलाज उसके द्वारा किया गया है। क्या आप उसे किसी बीमारी का इलाज करने के उद्देश्य से ढूंढ रहे हैं? इलाज? कमोबेश। ज़ियाओ मिंग मंद मंद मुस्कुराया। फिर आपको उसे देखने से पहले थोड़ी देर इंतजार करना होगा। ज़ियाओ यीजियान हर दिन लोगों को ठीक करने के लिए 1000 मेडिसिन हाउस आएगी, हालांकि उसके आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मम्मा, धन्यवाद। ज़ियाओ मिंग ने सिर हिलाया और उसे धन्यवाद दिया। ज़ियाओ मिंग, हम उस ज़ियाओ यीजियान को क्यों ढूंढ रहे हैं? ज़ियाओ मिंग के बगल में खड़े ज़ियान ने उस कर्मचारी को देखा जो ज़ियाओ मिंग से बात करने के बाद चला गया था, और ज़ियाओ मिंग के उद्देश्य से कुछ हद तक हैरान था। उसे ठीक करने के लिए किसी को ढूंढना, ये हास्यास्पद है। ज़ियाओ मिंग एक छठी श्रेणी का कीमियागर था, वह किस तरह की बीमारी का इलाज खुद नहीं कर सकता था। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। इस तरह की बात को समझाना आसान नहीं था, इसलिए ज़ियाओ मिंग केवल इतना ही कह सका। ज़ियान ने उसकी बातें सुनी और कोई और सवाल नहीं पूछा, बस इधर उधर देखा। उन दोनों को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि जड़ी बूटी की दुकान के प्रवेश द्वार पर हंगामा शुरू हो गया था, और लोगों का एक बड़ा समूह प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था। वाह, ये वास्तव में ज़ियाओ यीजियान है। ज़ियाओ यीजियान ने कुछ दिन पहले मेरी बाँह बचाई थी। किंगशान टाउन वास्तव में भाग्यशाली है कि उसे पाया गया। ज़ियाओ यीजियान बहुत सुंदर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये आवाज़ें सुनकर ज़ियाओ मिंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, और भीड़ के बीच से उसे एक महिला की आकृति दिखाई दी। जैसे जैसे भीड़ फैलती गई, ज़ियाओ मिंग भी अंततः उस महिला का चेहरा देख सका जो भीड़ से घिरी हुई थी। महिला ने एक सफ़ेद लबादा पहना हुआ था, जिसमें बैंगनी रंग उसके सुंदर बैंगनी बालों को उभार रहा था, जिसके 2 लट आगे की ओर बंधे हुए थे, जबकि बाकी के लट पीछे की ओर खुले हुए थे। उसके रूप को दुर्लभ सौंदर्य के रूप में वर्णित किया जा सकता था, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ एक ताज़ा और अलौकिक आभा थी। ज़ियाओ मिंग की नज़र महिला के शरीर पर घूमी और अंततः उसकी पतली कमर पर रुकी, जो एक बैग से बंधी थी और जिसमें कई छोटी थैलियां थीं, जिनमें वह अपनी दवाएं रखती थी। ज़ियाओ मिंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ज़ियाओ मिंग जितनी भी महिलाओं को जानता था, उनमें से ज़ियाओ यीजियान शायद सबसे पतली और सबसे नाजुक कमर वाली थी, और उस अद्वितीय अलौकिक आभा के साथ उसे आसानी से सर्वश्रेष्ठ में गिना जा सकता था। ज़ियाओ यीजियान को देखते हुए, जो पहले से ही अपनी सीट पर बैठी थी, आने जाने वाले घायल लोगों की देखभाल कर रही थी, और कभी कभी एक सौम्य मुस्कान दिखा रही थी, जिसने लोगों के दिलों को झकझोर दिया। ज़ियाओ मिंग ने एक पल सोचा और तुरंत आगे न बढ़ने का फैसला किया। इसके बजाय बिना किसी निशान के उस पर एक आध्यात्मिक उत्कीर्ण निशान छोड़ने के बाद उसने भ्रमित सी यान का छोटा हाथ पकड़ लिया और बिना किसी और हलचल के चला गया। डॉट डॉट डॉट। रात में एक चमकीला चांद आसमान में लटका हुआ था, और सफ़ेद चांदनी जर्जर हरे पत्थर की पट्टियों पर चमक रही थी, जिसमें एक प्रकार का प्राचीन आकर्षण था। एक व्यस्त दिन के बाद ज़ियाओ यीजियान अपने कमरे में थी, दिन भर की थकान दूर करने के लिए आराम से बाथटब में नहा रही थी। अचानक उसके घर के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? आवाज़ सुनकर लकड़ी के बैरल पर बैठे ज़ियाओ यीजियान ने सतर्कता से पूछा।
आधी रात को मेरे घर कौन आया है? क्या एली फे हो सकता है? दस्तक, दस्तक, दस्तक। दरवाजे के बाहर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक जारी रही। इस अजीब स्थिति के कारण बैरल में जियो यीजियान का चेहरा थोड़ा बदल गया, इसलिए वह जल्दी से बैरल से उठ खड़ी हुई, जिससे उसका चमकदार शरीर एक पल के लिए दिखाई दिया और गिरते पानी की आवाज गूंज उठी। यह आवाज सुनकर दरवाजे पर दस्तक अचानक बंद हो गई। जब जियो यीजियान ने अपने कपड़े पहन लिए तो बाहर से एक बचकानी आवाज आई। जियो मिंग, उसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या हम सीधे अंदर चलें? इस अपरिचित आवाज ने ज़ियाओ यीजियान के पहले से ही पीले पड़े चेहरे को थोड़ा बदल दिया। किसी को पता चल गया कि जहां वह रहती थी वहां से कुछ ही दूरी पर उसकी रखवाली के लिए गार्ड मौजूद थे। ऐसी कौन सी लड़की है जो बिना आवाज के अपने घर पहुंच सकती है? और उसकी आवाज से ऐसा लगता था कि उसका कोई साथी भी है और वे जानते थे कि वह बाथरूम में है। वे ये भी जानते थे कि उसने अभी अभी अपने कपड़े बदले हैं। ये सोचकर कि उन्होंने अभी अभी उसे नग्न देखा होगा, जियो यीजियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने बिस्तर से कुछ जैद बोतलें खींची और उनके ढक्कन हटा दिए और कमरे में प्रकाश स्रोत बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर जियो मिंग ने अपने बगल में ज़ियान को देखा, यह महसूस करते हुए कि कमरे के अंदर की रोशनी अचानक गायब हो गई थी और जियो यीजियान बाहर नहीं आया था। वह समझ गया कि भले ही वे दरवाजा खटखटाएं, जियो यीजियान इसे नहीं खोलेगा, जिससे वह अवाक रह गया। इससे वे डाकू कैसे लगते हैं? चूंकि कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, चलो अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा अंदर धकेल दिया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ज़ियाओ मिंग को कुछ फेंकी गई वस्तुओं की आवाज़ें अपनी ओर आती हुई महसूस हुईं। अपने हाथ की एक सहज लहर से उसकी उड़ा रही वस्तुएं जमीन की ओर गिर गईं और उसी समय उसने पीछे से हमला कर रहे एक शरीर को चकमा दे दिया। अंधेरे में एक छोटी लड़की की चीख सुनाई दी, उसके बाद एक मानव शरीर की जमीन पर गिरने की आवाज आई। जब ज़ियाओ मिंग ने कमरे को रोशन करने के लिए अपनी अंगूठी से एक चांदनी पत्थर निकाला तो उसने पाया कि ज़ियाओ यीजियान फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। उसके पास औषधीय पाउडर की कई शीशियां बिखरी हुई थीं। जाहिर है वह कुछ क्षण पहले ज़ियाओ मिंग की पीठ में छुरा घोंपने में विफल रही थी और इसके बजाय उसने खुद को ही चोट पहुंचा ली। हे, ये लड़की बहुत बेवकूफ़ है। ज़ियान, जो ज़ियाओ मिंग के बगल में था, उसने ज़ियाओ यीजियान को देखा जो जमीन पर गिर गया था और मुस्कुराते हुए कहा, मत हंसो, उसे लेटने में मदद करो। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। जब ज़ियान ने ज़ियाओ यीजियान को बिस्तर पर लिटाया तो ज़ियाओ मिंग ने अपनी अंगूठी को छुआ और उसके हाथ में एक गोली दिखाई दी और एक हलचल के साथ गोली ज़ियाओ यीजियान के मुंह में गिर गई। गोली उसके मुंह में पिघल गई और 10 सेकंड से कुछ अधिक समय बाद जियो यीजियान की लंबी पतली पलकें फड़फड़ाने लगी। कुछ देर बाद ज़ियाओ मिंग, जो उसके बगल में कुर्सी पर बैठा था, मुस्कुराया और बोला, तुम जाग रही हो और उठना नहीं चाहती, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला हूँ। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, बिस्तर पर लेटी ज़ियाओ यीजियान अचानक खड़ी हो गई और उसने अपने शरीर को कंबल से ढक लिया और फिर अपने सामने खड़े किशोर को सावधानी से देखा। हालांकि वह अपने सामने युवक की उपस्थिति से थोड़ा हैरान थी, लेकिन जियो यीजियान ने भौहें सिकोड़ना जारी रखा और कहा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा। चिल्लाओ, छोटी बच्ची, जब तक तुम अपना गला नहीं फाड़ दोगी तब तक चिल्लाओगी, तब तक कोई नहीं आएगा। ज़ियान ने शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। हालांकि ये शब्द उसे डराने के लिए थे, लेकिन जब ये शब्द ज़ियान के मुंह से निकले, जो एक छोटी लड़की की तरह दिख रही थी, तो उनमें एक हास्यपूर्ण स्वाद था। जियो यीजियान ने ज़ियान को अजीब नज़र से देखा, यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे डरना चाहिए या नहीं। वे दो लोग जो उसके कमरे में जबरन घुस आए थे, वे इतने अजीब क्यों लग रहे थे? मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। चट्टान। अध्याय 122। चट्टान। जियो यीजियान के अजीब हो चुके चेहरे को देखते हुए जियो मिंग ने मन ही मन उसे याद दिलाया कि वह ज़ियान को फिर से धमकाने का काम न करने दे। फिर भी अविचलित, उसने ज़ियान के छोटे से सिर को सहलाया और कुर्सी से उठकर कमरे के बीच में गोल मेज की ओर चला गया और फिर धीरे से बोला, ज़ियान सही कह रहा है, चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे आसपास के पहरेदारों को मैंने पहले ही मार गिराया है। ज़ियाओ मिंग ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और लाल लपटों की एक किरण उसकी उंगलियों के चारों ओर नाचने और उछलने लगी। ज्वाला के प्रकट होने के साथ ही पूरे कमरे का तापमान बढ़ने लगा।
ये दृश्य देखकर जियो यीजियान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसे एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सच था। शून्य से ज्वाला को संघनित करना एक ऐसा साधन था जो केवल डू स्पिरिट और कीमियागर ही प्राप्त कर सकते थे। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा किशोर उन दोनों में से किसका था, लेकिन उनमें से किसी में भी उसके अनुरक्षक को खत्म करने की ताकत थी। जियो यीजियान समझ नहीं पा रही थी कि इतना ताकतवर आदमी उसकी तलाश में क्यों आया है। यह विश्वास करना कठिन था कि वह उसे लूटने आया था। ये सोचते हुए जियो यीजियान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने शरीर को चादर से ढक लिया। ज़ियाओ यीजियान को देखते हुए, जो अजीब चीजों के बारे में सोच रहा था, ज़ियाओ मिंग के अंदर गहरे रेखाएं थीं, लेकिन बाहरी रूप से थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अजीब चीजों के बारे में मत सोचो, मैं किसी अन्य कारण से आपको नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैंने केवल ये सुना है कि आप अक्सर औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में रहते हैं। मुझे आपसे पूछना है, क्या आपको चट्टान में छिपी हुई कोई गुफा मिली है? ज़ियाओ यीजियान ने चादर के नीचे राहत भरी सांस लेते हुए अपनी छाती थपथपाई, ये जानते हुए कि ज़ियाओ मिंग उससे कुछ पूछना चाहता था और कुछ अनकही बातें नहीं करना चाहता था। उसके गालों पर एक हल्की सी लाली उभर आई, क्योंकि उसने सोचा, मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करना होगा। फिर ज़ियाओ मिंग द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में सोचते हुए उसने गहरी सोच में डूबने का नाटक किया और फिर भावहीन चेहरे के साथ कहा, नहीं, सच में नहीं। जियो मिंग हल्के से हंसा। जियो यीजियान का अभिनय इतना अजीब था कि यह जियो मिंग की नज़र में प्यारा था। उसने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में अपने प्रशिक्षण के दौरान 8 साल की उम्र में कई अभिनय गुरुओं को देखा था। उन अभिनय गुरुओं की तुलना में जियो यीजियान अभी भी बहुत छोटा था। एक पल में जियो मिंग घर के केंद्र से गायब हो गया और जियो यीजियान के बिस्तर पर प्रकट हुआ। जियो यीजियान चौंका और घबरा कर बोला, तुम क्या करना चाहते हो? झूठ मत बोलो, तुम्हारी अभिनय क्षमता बहुत खराब है, और जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़कता है। तुम इसे मुझसे नहीं छिपा सकते। जब तक तुम मुझे उस गुफा में ले जाओगे जिसे तुमने खोजा है, मैं तुम्हें संतोषजनक भुगतान कर सकता हूँ, है न तुम डॉक्टर? मैं तुम्हें एक चिकित्सा पुस्तक दे सकता हूँ जिसमें हजारों उपचार लिखे हैं। और अगर गुफा में ऐसी चीजें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है, तो मैं केवल एक चीज़ लूँगा और बाकी सब तुम्हारा होगा। ये कहते हुए जियो मिंग ने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से एक किताब निकाली और उसे जियो यीजियान को दे दिया। नज़र रखना। जियो यीजियान ने अविश्वास में अपना हाथ बढ़ाया और पुस्तक को देखने के लिए उसे ले लिया। वह जितना अधिक उसे देखती, उतनी ही अधिक उत्साहित होती। ये वास्तव में एक औषधि पुस्तक थी। इसमें कई ऐसे उपचार थे जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। क्या तुम सोचते हो, क्या तुम मुझे उस गुफा तक ले जा सकते हो जो तुम्हें मिली है? जियो यीजियान एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में कहा, ये ठीक है। कई कारण थे कि क्यों जियो यीजियान ने शर्तों पर सहमति व्यक्त की। हालांकि वह नहीं जानती थी कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सच था या नहीं। केवल इस पुस्तक के साथ वह अधिक लोगों की मदद कर सकती थी, और दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था, इसलिए जियो यीजियान उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। इन सब बातों ने उसे समझौता करने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। ये सही है। ज़ियाओ मिंग मुस्कुराया और कहा, अपनी चीजें ले लो, सब कुछ अपने साथ ले आओ। क्यों? क्योंकि तुम बाद में वापस नहीं आ पाओगे, जियो मिंग ने मन ही मन कहा। हालांकि पहले तो वह केवल जियो यीजियान से गुफा की जानकारी प्राप्त करना चाहता था और बदले में उसे कुछ खजाने देने की पेशकश कर रहा था। हालांकि उससे मिलने के बाद वह उसे इस जगह पर रहने नहीं देना चाहता था। जियो यीजियान का दुखद विष शरीर निश्चित रूप से जाग जाएगा जब तक कि वह विष से दूर न हो जाए, जो कि संभव नहीं था। दवा और जहर अविभाज्य थे, और एक डॉक्टर के रूप में जियो यीजियान हमेशा के लिए जहर से दूर नहीं रह सकती थी, और जब वह अपने जहर शरीर को जागृत करती है तो उसके पास बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं होगा। कम से कम ज़ियाओ मिंग इतना क्रूर नहीं था कि उसे अकेले ही इतने दर्द से गुजरने दे, इसलिए वह उसकी काया को विकसित करने में उसकी मदद करना चाहता था। तथ्य यह है कि ज़ियाओ मिंग उसे दुखद विष शरीर की साधना में मदद करने के लिए तैयार था, भले ही ऐसा करने की लागत बहुत अधिक थी। इसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि वह वास्तव में प्रतिभा की सराहना करता था और उसे लगता था कि उसके जैसी किसी को उसके भाग्य पर छोड़ना व्यर्थ है, और दूसरा कारण यह था कि अनाथ के रूप में जियो यीजियान उसे खुद की बहुत याद दिलाती थी। हालांकि कबीले के कारण वह अभी भी शांतिपूर्ण बचपन का आनंद ले पा रहा था और समय समय पर गर्म झरनों में स्नान करने भी जा सकता था, लेकिन दूसरी ओर वह इतनी भाग्यशाली नहीं थी और उसे छोटी उम्र से ही खुद की देखभाल करना सीखना पड़ा। इसके अलावा जियो मिंग जियो यीजियान के दयालु और देखभाल करने वाले व्यक्तित्व का बहुत शौकीन था।
हालांकि यह ज्ञात नहीं था कि जियो मिंग खुद इसके बारे में जानते थे या नहीं। बेशक ये सब अभी ज़ियाओ यीजियान को नहीं बताया जा सकता था, इसलिए ज़ियाओ मिंग खांसते हुए बोली, मुझे डर है कि तुम्हारे जाने के बाद इस जगह पर चोरों का हमला हो जाएगा, क्योंकि बाहर के गार्डों को हमने पहले ही खत्म कर दिया है। देर सवेर किसी को पता चल ही जाएगा, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा ये कमरा। ज़ियाओ मिंग ने सही बात कही और ज़ियाओ यीजियान समझ गई कि उसका क्या मतलब था। फिर उसने आंखें घुमाकर पूछा, क्या ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ? जब जियो यीजियान ने अपना सामान पैक करना समाप्त कर लिया तो वे तीनों जियो यीजियान के कमरे से बाहर निकले और आंगन में पहुंचे। वह गुफा किस दिशा में है? जियो यीजियान, जो एक छोटा सा पैकेज ले जा रही थी, ने जियो मिंग को कुछ संदेह के साथ देखा, लेकिन दूर की ओर इशारा करती रही, और फिर उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ जिसने उसे गहराई से चौंका दिया। उसने केवल इतना देखा कि उसके सामने खड़े दो लोगों के पीछे एक जोड़ी सुंदर पंख प्रकट हो गए थे। डू राजा। ज़ियाओ यीजियान के चौंकने का इंतजार किए बिना ज़ियाओ मिंग उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा और अपने पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में भाग गया। ज़ियान, हमारे पीछे आओ। हवा में जियो यीजियान की आंखों में आश्चर्य लंबे समय तक गायब नहीं हुआ। कुछ देर उड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि जियो मिंग रुक गया है। शीघ्र पहचाने कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। ओह ठीक है। जियो मिंग ने अपने पंख प्रकट करने के बाद जियो यीजियान बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गया। ये पहचानने के बाद कि वे कहाँ हैं, ज़ियाओ यीजियान ने एक दिशा की ओर इशारा किया। अंततः ज़ियाओ मिंग और ज़ियाओ यीजियान एक चट्टान के ऊपर उतरे। ज़ियान उनके पीछे पीछे चल रहा था। जियो यीजियान ने चट्टान की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, वहाँ एक चीज़ है जो मुझे संयोग से मिली थी जब मैं औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आया था। चट्टान के पास एक छिपी हुई गुफा है जिसे ढूंढना मुश्किल है। गुफा के अंदर जो कुछ है वह किसी पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया होगा, लेकिन मैं अंदर नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे अंदर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ निशानों को देखते हुए गुफा को छोड़ने वाला पूर्ववर्ती बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि यह वही गुफा है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। जियो मिंग की आत्मा शक्ति ने जियो यीजियान द्वारा बताई गई दिशा में जांच की और वास्तव में एक गुफा का प्रवेश द्वार पाया, जिसे देखकर वह संतुष्टि में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वहां नीचे सचमुच एक गुफा है, चलो साथ में नीचे चलते हैं। ऐसा कहते हुए जियो मिंग ने जियो यीजियान की बांह पकड़ ली और चट्टान से नीचे गुफा की ओर चला। उस क्षेत्र में रहने वाले एक सांप को मार डालने और गुफा के प्रवेश द्वार पर घने मलबे और अजीब लकड़ी को उड़ा देने के बाद वे तीनों आसानी से एक अतुलनीय अंधेरे और उदास मार्ग में प्रवेश कर गए। उन्होंने भंडारण रिंग से चांदनी पत्थर को बाहर निकाला और गुफा को रोशन कर दिया। गुफा का प्रवेश द्वार इतना चौड़ा नहीं था कि केवल 2 या 3 लोग गुजर सके। ज़ियाओ मिंग और अन्य लोग पहले से ही गुफा के प्रवेश द्वार पर खचाखच भरे हुए थे। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी जिससे वह रहस्यमय लग रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास चाकू से बनी कई नक्काशी थी, लेकिन शायद लंबे समय के कारण ये नक्काशी बेहद धुंधली हो गई थी। चलो अंदर जाएं। ज्यादा इधर उधर देखे बिना जियो मिंग ने ज़ियान का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और अंदर चला गया। जब जियो यीजियान ने देखा कि जियो मिंग ने ज़ियान का छोटा सा हाथ पकड़ लिया है और उसे भूल गया है, जैसे कि वह उसे उसके भाग्य पर छोड़ने जा रहा है, तो उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। जब ज़ियाओ मिंग चले गए तो गुफा के प्रवेश द्वार पर रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। एक पल की हिचकिचाहट के बाद ज़ियाओ यीजियान गुस्से से उनके पीछे चला गया। खामोश और अंधेरी गुफा से गुजरते हुए एक हल्की ठंड ने उन्हें घेर लिया और खामोश मार्ग में केवल 3 लोगों के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उनके चारों ओर का अंधेरा और उदास वातावरण और समय समय पर आती भयानक हवा की आवाजें ने जियो यीजियान को अनजाने में खुद को गले लगाने पर मजबूर कर दिया। जब उसने जियो मिंग और ज़ियान को अपने सामने हाथ में हाथ डाले चलते देखा तो वह थोड़ा हिचकिचाई और फिर तेज कदमों से उनके पीछे पीछे चल दी। हालांकि ज़ियाओ मिंग उसे थोड़ी जबरदस्ती से यहाँ लाया था, लेकिन उसकी ताकत असली थी और इस खौफनाक स्थिति में उसके सामने मौजूद 2 लोग ही थे जो उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस करा सकते थे। जियो मिंग, जो जियो यीजियान की हरकतों को देख रहा था, उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। गुफा के रास्ते में उसे एहसास हुआ कि उसे चिढ़ाना और उसकी प्रतिक्रियाएं देखना बहुत मज़ेदार था, क्योंकि वह अपनी मनोदशा को छिपाने में बहुत बुरी थी। 10 मिनट से अधिक समय तक इस शांत वातावरण में चलने के बाद जब जियो यीजियान उस अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर सका जो लोगों को पागल कर सकता था, उसके सामने 2 लोग अचानक उनके रास्ते में रुक गए। आह!
उसके शरीर को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वह जियान से टकरा गई, जो पीछे चल रहा था। ध्यान रखो, तुम कहाँ जा रही हो? उसके सिर के पीछे से आती कोमलता को महसूस करते हुए जियान को किसी कारण से गुस्सा आ गया और उसने घृणा से कहा, उद्धरण चिन्ह ... समझ गई। हालांकि वह ये कहने के लिए ललचा रही थी कि यह उसका अचानक रुकना था जिससे समस्या हुई। जियो यीजियान ने महसूस किया कि इस परेशान दिखने वाली लड़की के साथ खिलवाड़ न करना बेहतर था। आखिरकार उसने पहले लड़की के दुखी हुई पंखों को स्पष्ट रूप से देखा था। ये देखकर कि जियो यीजियान इतनी समझदार थी, जियान ने थोड़ा गुनगुनाया और उससे परेशान नहीं हुई। इसके बजाय वह जियोमिंग की ओर मुड़ी और पूछा, जियोमिंग, तुम क्यों रुक रही हो? अब आगे कोई रास्ता नहीं है, जियाओ मिंग ने कहा और अपने सामने पत्थर का दरवाजा दिखाने के लिए बगल की ओर मुड़ा। ये सुनकर जियो यीजियान की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और वह 2 कदम आगे बढ़ी, पत्थर के गेट की ओर देखा और सोचने लगी। पत्थर के द्वार के बाद हमारा गंतव्य होना चाहिए। चूंकि पूर्ववर्ती ने यहाँ एक गुफा बनाई थी, इसलिए मुझे लगता है कि यह ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेगा जहाँ प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। पत्थर के दरवाजे की पीली चमक को देखते हुए ये जगह स्पष्ट रूप से सांसारिक तंत्र के साथ स्थापित की गई है। जब तक हम सावधान रहें, इसे खोलना मुश्किल नहीं है। मैंने तंत्र तकनीकों पर कुछ किताबें पढ़ी हैं, मुझे इसे करने दें। जियो यीजियान ने आगे बढ़ते हुए कहा, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जियान ने कहा और वह पत्थर के दरवाजे तक चली गई और उसे लात मार दी। टकराना, पत्थर का दरवाजा ढह गया, जिससे धूल का गुबार उठ गया। ओह! जियो यीजियान के कदम वहीं रुक गए। उसका चेहरा काली रेखाओं से भर गया। उसे लग रहा था कि उसे इन लोगों के साथ अपने तर्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जियो यीजियान की हरकतों को देखते हुए जियो मिंग हल्के से हंसा और उसकी तारीफ की। ये बहुत सराहनीय है कि आप तंत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ होने के कारण आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने पहले कहा था कि मैं इस गुफा से केवल एक चीज़ लूँगा और बाकी सब तुम्हारा होगा। मेरे शब्द स्वाभाविक रूप से मायने रखते हैं। उस छोटी सी घटना के बाद वे पत्थर के कमरे में प्रवेश कर गए, जो पत्थर का दरवाजा गिरने के कारण सामने आ गया था। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C123 स्वर्गीय ज्वाला का अवशेष मानचित्र। अध्याय 123 स्वर्गीय ज्वाला का अवशेष मानचित्र। जैसे ही वे तीनों पत्थर के दरवाजे से अंदर आए, उनके सामने का दृश्य अचानक व्यापक हो गया। पत्थर के दरवाजे के अंदर एक विशाल पत्थर का हॉल था। पत्थर का हॉल थोड़ा सा सादा और खाली लग रहा था। दीवारों को रोशनी के लिए चांदनी पत्थरों से जड़ा गया था और हॉल के केंद्र में एक सीट थी जिस पर एक डूबी हुई खोपड़ी के साथ एक मृत कंकाल बैठा था। इस शांत वातावरण में ये दृश्य थोड़ा उदास लग रहा था। जियो यीजियान ने कंकाल को देखा, फिर विशाल शांत हॉल को देखा। उसका नाजुक चेहरा पीला पड़ गया और वह जियो मिंग के थोड़ा करीब जाने से खुद को रोक नहीं सकी। जियाओ मिंग ने देखा कि जिस सीट पर कंकाल बैठा था, उसके सामने एक लंबी और चौड़ी पत्थर की मेज थी, जिस पर 3 बंद पत्थर के बक्से बड़े करीने से रखे हुए थे। इसके अलावा पत्थर के कमरे के 3 कोनों में आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में सोने के सिक्के और अन्य खजाने ढेर किए गए थे। सोने के सिक्कों की संख्या सैकड़ों हजारों सोने के सिक्कों से कम नहीं लग रही थी। जियाओ मिंग के पास खजाने और धन की कमी नहीं थी, और इन खजानों के मूल मालिक ने भी उन्हें इतनी लापरवाही से रखा था कि वह इन चीजों को बहुत अधिक महत्व नहीं देता था। कमरे के दूर कोने में एक छोटी सी फूलों की क्यारी थी, जिसमें तरह तरह के फूल और पौधे लगे हुए थे और उसके चारों ओर एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। सोने के सिक्कों और औषधीय जड़ी बूटियों से अपनी आंखें हटाते हुए जियाओ मिंग की नज़र अंततः लाश की हड्डियों पर टिकी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। फूलों के बिस्तर पर औषधीय जड़ी बूटियों को देखने के बाद जियो यीजियान आश्चर्यचकित हो गया और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया और जियो मिंग को देखने लगा। मेरी तरफ मत देखो, मैंने पहले ही कह दिया है, बाकी सब तुम्हारा है, मुझे बस एक चीज चाहिए, जियो मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो यीजियान उसके शब्दों से बहुत खुश थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में अपना वादा निभाएगा। तुरंत बिना किसी दिखावे के वह औषधीय जड़ी बूटियों के पास दौड़ी और उन्हें उठाना शुरू कर दिया। इस बीच जियान फूलों की क्यारी के ऊपर लालच भरी निगाहों से देख रहा था, जहां एक जड़ी बूटी थी जिसके पत्ते सफेद और लाल रंग में बंटे हुए थे। जियो मिंग ने जियान की शक्ल को देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वह अग्नि और बर्फ आत्मा जड़ी बूटी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने पहले ही उसे देने का वादा किया है। इन 2 दिनों में मैं आपके साथ कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खोजने जा सकता हूँ। हम अपनी नज़र हटाने में थोड़ी अनिच्छा के साथ
जियान ने जवाब में जोर से अपना सिर हिलाया। जियान के छोटे सिर को थपथपाने के बाद जियाओ मिंग पत्थर के कमरे के केंद्र में पत्थर की मेज पर चला गया। पत्थर की मेज के ऊपर रखे बक्सों के बारे में चिंतित न होते हुए जियो मिंग की नज़र पत्थर की मेज के पीछे पड़े कंकाल की हड्डियों पर पड़ी। जब उसकी नज़र नीचे गई तो उसने देखा कि कंकाल के दाहिने हाथ की हथेली में हड्डियों के ऊपर 3 काली चाबियां लटक रही थीं। उसने अपने हाथ से चाबियां निकाली और उन्हें पत्थर की मेज पर रख दिया। फिर जियाओ मिंग ने एक झटके से कंकाल की बाँह खींच ली। बाँह की हड्डी के ऊपर फ्रैक्चर के माध्यम से अपनी आंखों से देखने पर जियो मिंग देख पाया कि हड्डी की दरार में एक छोटा सा स्क्रॉल छिपा हुआ था। हाथ की हड्डी के बीच में एक नक्शा छिपा कर रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे जिंदा ही अंदर दबा दिया हो। इस पत्थर के कमरे का मूल मालिक भी एक निर्दयी व्यक्ति था। एक पल के लिए अचंभित होने के बाद जियाओ मिंग ने छोटा स्क्रॉल निकाला और लापरवाही से हाथ की हड्डी को वापस अपनी जगह पर रखने के बाद उसने धीरे धीरे नक्शा फैला दिया। जियाओ मिंग ने अपनी भौहें उठाईं और अपनी हथेली से स्क्रॉल को खोला और अंदर देखा। उसकी आंखों के सामने एक स्क्रॉल का टुकड़ा दिखाई दिया जो किसी अज्ञात पदार्थ से बना था। हल्के पीले रंग के स्क्रॉल पर अनियमित रेखाएं खींची गई थीं और स्क्रॉल के कोने में एक धुंधली सी चीज थी जो कमल के फूल जैसी दिख रही थी। कमल का फूल शायद अपनी उम्र के कारण थोड़ा पीला और कुछ धुंधला हो गया है, लेकिन इसका मूल रंग पहचाना जा सकता है। कमल का रंग गुलाबी था और गुलाबी लपटों की एक पतली परत कमल की सतह पर चिपकी हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे ध्यान से देखने पर पूरा कमल एक प्रकार की राक्षसी अनुभूति दे रहा था। जियान, जो जियाओ मिंग के पीछे पत्थर के हॉल के केंद्र तक गई थी, उसने देखा कि जियाओ मिंग कितनी गंभीरता से इसे देख रही थी और वह भी जियाओ मिंग के हाथ में नक्शे की जांच करने के लिए अपने पंजों पर खड़ी हो गई। लेकिन एक पल तक उसे देखने के बाद उसने हार मान ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि वे भूतिया प्रतीक क्या थे। उन्होंने कहा कि यदि वह इसे पढ़ नहीं सकती तो पूछ सकती है। जियो मिंग, यह क्या चीज़ है? नक्शे से दूर देखते हुए जियो मिंग ने इसे छिपाया नहीं और मुस्कुराया। ये स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग के 3 नंबर का स्वर्गीय ज्वाला नक्शा होना चाहिए, शुद्ध करने वाला राक्षसी कमल ज्वाला, लेकिन यह एक खंडित नक्शा है। इसका केवल 1/4 हिस्सा है। केवल 1/4? फिर तुम इतनी खुश क्यों हो? जियान ने अपनी नाक को प्यार से सिकुड़ा। वह स्वर्गीय लिप्टों का मूल्य भी जानती थी। हालांकि केवल 1/4 भाग वाला नक्शा बहुत कम उपयोग का था। जब कोई इसके बारे में सोचता था, इसे एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करता था, डरता था कि यह एक जीवनकाल में असंभव होगा। सामान्यतः यह ऐसा ही होता था, लेकिन जियाओ मिंग को वह समय और स्थान बहुत स्पष्ट रूप से याद था जहां स्वर्गीय ज्वाला का यह अवशेष मानचित्र प्रकट हुआ था। इसे पाने की संभावना बहुत अधिक थी। वास्तव में यदि कोई केवल शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला का स्थान जानना चाहता था तो उसे नक्शे की आवश्यकता नहीं थी। शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला शुद्ध करने वाले राक्षसी कमल संघ द्वारा छोड़े गए क्षेत्र के भीतर थी, और जब भी यह क्षेत्र सामने आया हमेशा बहुत हलचल हुई। इसलिए ये जानना बहुत आसान था कि वह कहाँ है। लेकिन शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला को वश में करना इतना आसान नहीं था, और पहले से उस दिव्य ज्वाला का पूरा नक्शा प्राप्त करने से उसे परिष्कृत करने में मदद मिलेगी। बेशक इस बारे में जियान से बात करना असुविधाजनक था, इसलिए जियाओ मिंग ने बस अपनी छोटी नाक को चुटकी से दबाया और कहा, एक कीमियागर के रूप में यह अपरिहार्य है कि मैं स्वर्गीय ज्वाला का एक निशान देखकर थोड़ा खुश होऊंगा। क्या आप यही खोज रहे थे? उस समय जियान ने पहले ही छोटे फूलों के बिस्तर से सभी औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना समाप्त कर दिया था और अपनी बाहों में औषधीय जड़ी बूटियों से भरे 1 दर्जन ज़ेड जार लेकर चली गई थी। हाँ, वास्तव में ये वही था जिसकी मुझे तलाश थी। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया। जियान को इस बात की परवाह नहीं थी कि जियो मिंग ने जो कहा वह सच था या नहीं। उसने जियो मिंग से पूछा कि उसे कैसे पता था कि नक्शा यहाँ होगा, क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए ये पूछना बेकार था। दूसरी पार्टी निश्चित रूप से उसे नहीं बताएगी। इसलिए उसने अपनी नज़र केवल मेज पर रखे 3 पत्थर के बक्सों की ओर ही घुमाई। ये देखकर कि जियाओ मिंग का आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह उसे तुम किसका इंतजार कर रही हो वाली नज़र से देख रही थी। वह आगे बढ़ी और मेज से चाबियां ली और पत्थर के बक्सों पर लगे धातु के ताले खोल दिए। कुछ ही देर में सभी 3 पत्थर के बक्से खुल गए। प्रत्येक बक्से में एक किताब रखी गई थी। सबसे पहले जियान ने एक भारी काला स्क्रॉल लिया। हाई जुबान फ्लाइंग डू तकनीक, ईगल विंग्स। फ्लाइंग डू तकनीक क्या है? ये पहली बार था जब उसने ये नाम पढ़ा था, इसलिए जियान ने पलकें झपकाईं। उसने हमलावर डू तकनीक,
रक्षात्मक डू तकनीक, हाथापाई आदि के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने फ्लाइंग डू तकनीक के बारे में सुना था। फ्लाइंग डू तकनीक, जैसा कि नाम से पता चलता है, आकाश में उड़ान भरने में सक्षम है। ज़ियाओ मिंग, जो एक समय उसके पास आया था, ने विनम्रता से समझाया, उड़ना, क्या यह ऐसी क्षमता नहीं है जिसके लिए किसी को डू स्पिरिट क्षेत्र में होना चाहिए, बस इसे प्राप्त करने के लिए? ये सुनकर जियो यीजियान पहले तो चौंका और फिर भ्रम से भर गया। ज़ियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, डू स्पिरिट कम ऊंचाई पर थोड़ी दूरी तक चल सकता है, लेकिन इसे वास्तव में उड़ना नहीं माना जाता है, कम से कम इस फ्लाइंग डू तकनीक की तुलना में तो नहीं। ज़ियाओ यीजियान पहले तो उसकी बातों पर हैरान हुई, फिर एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा। तुम्हें इस बारे में इतना कुछ पता है न तुम्हारे पंख? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियो यीजियान ने गलत सोचा। आखिरकार जियो मिंग और ज़ियान वास्तव में दिखने में बहुत छोटे थे, और इस उम्र में एक डुकिन पावरहाउस वास्तव में जियो यीजियान की राय में बहुत राक्षसी था। हे, आपने गलत अनुमान लगाया। हालांकि ज़ियाओ मिंग को अपनी ताकत के बारे में अन्य लोगों के विचारों की परवाह नहीं थी, फिर भी उसे बाद में ज़ियाओ यीजियान को समझाने का एक तरीका सोचना था, और एक उच्च शक्ति अभी भी कुछ हद तक उपयोगी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे बेतरतीब ढंग से अनुमान नहीं लगाने दे सकता था। ज़ियाओ मिंग को ये कहते हुए सुनकर और उसकी नज़र को देखकर, जो उसे एक ऐसी लड़की के रूप में आंक रही थी जिसने दुनिया नहीं देखी थी, ज़ियाओ यीजियान ने शर्मिंदगी में अपनी नज़रें फेर ली और एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने एक और हरे रंग की किताब उठा ली। उच्च जुबान क्यू विधि। इससे जियो यीजियान को ज्यादा भ्रम नहीं हुआ, और थोड़ा उत्साहित होने के बाद उसने अपनी नज़र आखिरी बॉक्स पर घुमाई। वहां एक प्राचीन इंद्रधनुषी रंग का स्क्रॉल था। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C124 जियो यीजियान को समझाना। अध्याय 124 जियो यीजियान को समझाना। इंद्रधनुषी रंग के स्क्रॉल पर लिखे बड़े बड़े शब्दों को स्पष्ट रूप से देखकर जियो यीजियान पहले तो बेहोश हो गई, और फिर प्रसन्न चेहरे के साथ उसने अपना ज़ैद हाथ बढ़ाया और प्राचीन इंद्रधनुषी रंग का स्क्रॉल निकाल लिया। जियो मिंग के पूछे बिना ही जियो यीजियान ने स्क्रॉल खोला और मुस्कुराते हुए कहा, यह एक जहर की किताब है जिसमें जहर बनाने की विधियां दर्ज हैं। ये देखा जा सकता था कि जियो यीजियान वास्तव में चिकित्सा में बहुत रुचि रखती थी, यहाँ तक कि फ्लाइंग डू तकनीक के साथ साथ पहले की हाई जुबान डू तकनीक से भी वह इतनी खुश नहीं थी। जियो यीजियान से इंद्रधनुषी जहर की किताब प्राप्त करने के बाद जियो मिंग ने लापरवाही से उसे पलटा और उसे वापस दे दिया। जियो यीजियान को देखते हुए, जो उत्सुकता से रेनबो पॉइजन बुक को पलट रहा था, जियो मिंग ने अचानक पूछा, अब जब आपने इतने सारे खजाने प्राप्त कर लिए हैं, तो क्या आपके पास भविष्य के लिए कोई योजना है? योजनाएं? जियो यीजियान उसके शब्दों पर स्तब्ध रह गई। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने वास्तव में नहीं सोचा था। जियो यीजियान को देखते हुए जियो मिंग बोला, क्या आप इस छोटी सी जगह किंगशान टाउन में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं? क्या मैं नहीं कर सकती? जियो यीजियान थोड़ा उलझन में थी, उसकी ताकत मजबूत नहीं थी, इतने सारे खजाने के साथ भी उसे डर था कि कहीं और खुद के लिए नाम बनाना मुश्किल होगा, और अगर वह सावधान नहीं रही और अपनी संपत्ति को उजागर किया, तो यह मौत की सजा भी हो सकती है। इसलिए किंगशान टाउन में रहना बेहतर था, जहां वह कई सालों से रह रही थी। खैर, यह असंभव नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि आपके लिए लंबे समय तक किंगशान टाउन में रहना मुश्किल होगा। क्यों? ज़ियाओ मिंग ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसा कहा जिससे ऐसा लगा कि यह अप्रासंगिक था। आपकी पीठ के निचले हिस्से पर एक छोटी सी 7 रंग की रेखा होनी चाहिए, है ना? तुम्हें कैसे पता? जियो यीजियान ने शब्द सुने और उसका सुंदर चेहरा बदल गया। उसे कैसे पता चला कि उसके पास क्या है अगर वह इतने छिपे हुए हिस्से में था? जियो यीजियान को अपने कमरे के बाहर जियो मिंग की पिछली हरकतें याद आ गईं और उसने तुरंत सोचा कि जियो मिंग ने उस पर जासूसी की है, जिससे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे इस तरह देखकर जियो मिंग को पता चल गया कि उसने उसे फिर से गलत समझा है और जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा, मैं एक छठी श्रेणी का कीमियागर हूँ और मेरे पास कुछ छोटी छोटी तरकीबें हैं। बहुत उचित है ना? जियो यीजियान को आश्चर्य हुआ कि जियो मिंग एक छठी श्रेणी का कीमियागर था, लेकिन जल्दी ही वह संभल गया और अविश्वास में बोला, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यदि तुम वास्तव में छठी श्रेणी के कीमियागर हो, और यदि तुम हो भी, तो क्या एक कीमियागर के तरीके किसी के कपड़ों के माध्यम से उसके शरीर की सतह पर क्या है, इसका पता लगा सकते हैं? बेशक वे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन किसने आपको एक विशेष शरीर, दुखद विष शरीर दिया है?
दुखद विष शरीर, भौहें सिकुड़ते हुए जियो जियान ने नाम दोहराया। ये कैसी शारीरिक संरचना है? क्या तुम जानना चाहते हो? अपने हाथ में रखी किताब को आखिरी खंड तक घुमाओ और तुम्हें समझ आ जाएगा। जियो जियान ने जैसा कहा था वैसा ही किया और उसे पढ़ने के लिए अंतिम खंड की ओर मुड़ गई। थोड़ी देर पढ़ने के बाद जियो जियान का चेहरा असामान्य रूप से बदसूरत हो गया। दुखद विष शरीर, जिसे प्राकृतिक विष शरीर के रूप में भी जाना जाता है, एक बहुत ही दुर्लभ काया है। इस काया वाले व्यक्ति को मजबूत बनने के लिए केवल जहर का सेवन करते रहना पड़ता है। ये जितना अधिक जहरीला होगा उतनी ही तेजी से इसकी ताकत बढ़ेगी और इसकी लगभग कोई ऊपरी सीमा नहीं है। हालांकि जितना अधिक जहर लिया जाता है विष उतना ही अधिक केंद्रित हो जाता है और जब यह एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है तो ये पूरी तरह से फट जाएगा। जब यह फटेगा तो 1000 मील के दायरे में सभी जीवन नष्ट हो जाएंगे। जब 7 रंगों वाली रेखा हृदय तक विस्तारित होती है तो वह दुखद विष शरीर का सबसे मजबूत क्षण होता है और यही वह समय भी होता है जब दुखद विष शरीर फट जाएगा। ये कहते हुए जियाओ मिंग ने आह भरी। रेनबो पॉइजन बुक पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा वह झूठ नहीं है। ये कैसे संभव है? जियो जियान ने कुछ असमंजस में होकर कहा। वह सबसे अधिक एक कीमियागर बनना चाहती थी और चूंकि उसकी डूबी हुई विशेषताएं मेल नहीं खाती थीं, इसलिए वह एक डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब वास्तविकता उसे बता रही थी कि उसके पास एक विशेषज्ञ बनने की प्रतिभा थी। क्या यह एक मजाक नहीं था? अचानक जियाओ जियान को कुछ याद आया और उसकी आंखों में चमक के साथ उसने पूछा, क्या ये सच है कि जब तक मैं जहर की गोलियां नहीं लेती तब तक ये दुखद विष शरीर सक्रिय नहीं होगा? सिद्धांत रूप में ये सच है, लेकिन यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ये दूसरी बात है। दवा और जहर अलग अलग नहीं है। कई जड़ी बूटियों में औषधीय और विषाक्त दोनों गुण होते हैं। जब तक कि आप भविष्य में जड़ी बूटियों को नहीं छूते हैं, जब तक आप गलती से कुछ लेते हैं, आपका यह विष शरीर सक्रिय हो जाएगा। जब आपका विष शरीर सक्रिय हो जाता है तो जहर जितना अधिक विषैला होगा यह आपके लिए उतना ही अधिक लुभावना होगा। इसकी तुलना कीमियागरों के लिए स्वर्गीय ज्वाला के आकर्षण से की जा सकती है। जियाओ मिंग के स्पष्टीकरण के साथ जियाओ जियान की आंखें जो चमक की एक झलक वापस पा चुकी थीं, फिर से काली हो गईं। वास्तव में जैसा कि उसके सामने वाले युवक ने कहा था, शोकपूर्ण जहर शरीर को सक्रिय करने से बचना बहुत मुश्किल था। इंद्रधनुष विष पुस्तक में दर्ज शोकपूर्ण विष शरीर विस्फोट के कारण हुई दुखद घटनाओं के बारे में सोचते हुए जियो जियान ने एक हल्की दयनीय मुस्कान दिखाए। उसका चेहरा बेजान था और उसने धीमी आवाज में कहा, जब तुमने मुझसे मेरी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा तो क्या यह इसलिए था कि तुम मुझे मारना चाहते थे ताकि मैं भविष्य में शहर के लिए कोई आपदा न बनूं? ऐसा नहीं है, जियाओ मिंग ने आह भरते हुए कहा। मुझे तुमसे बहुत लगाव हो गया है। मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम मेरा अनुसरण करना चाहोगे? जब उसके बगल में बैठी जियान ने ये सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और जियाओ जियान के चेहरे पर लाली की एक झलक दिखाई दी। इससे पहले कि दोनों कुछ कह पाते, जियाओ मिंग हंसने लगा और अपनी बात जारी रखी। आपके विषैले विष शरीर की ताकत की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जितना अधिक विष आप निगलेंगे उतनी ही तेजी से आपकी ताकत बढ़ेगी। आप एक प्रतिभा है जिसे विकसित किया जाना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि उसने अभी कुछ और सोचा था, जियो जियान अजीब तरह से मुस्कुराई और फिर बोली, लेकिन क्या आपको डर नहीं है कि मेरा जहरीला शरीर फट जाएगा? यद्यपि विष शरीरों की प्रत्येक पीढ़ी दुखद विष शरीर के विस्फोट से मर जाती है, तथापि मैं इस शरीर के लिए 2 समाधान जानता हूँ। जियो मिंग की बातें सुनकर जियो जियान के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखने से पहले वह दंग रह गया। कौन से तरीके? एक है जहर की लौ विधि और दूसरी है जहर की गोली विधि। ये सुनकर कि 2 विधियां हैं, जियो जियान का चेहरा चमक उठा और उसने जल्दी से पूछा, इन 2 विधियों के बीच क्या अंतर है? जहर की लौ विधि के लिए स्वर्गीय लॉ रैंकिंग में 20वें स्थान पर स्थित निचली जहर की लौ की आवश्यकता होती है। इस लौ में इतना तेज जहर होता है कि आम लोग अगर इसे छू लें तो मर जाएंगे। हालांकि ये शोकपूर्ण जहर शरीर के लिए एक बढ़िया टॉनिक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं, संभवतः आपको तेजी से बढ़ने में मदद कर सकते हैं। क्या ये तेज मौत नहीं है? जियान ने उसकी बातें सुनकर बुदबुदाया। हे, प्रत्येक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला का एक विशेष कार्य होता है और निम्नतम विष ज्वाला का विशेष कार्य यह है कि यह सभी विषयों को नियंत्रित कर सकती है और केवल इस स्वर्गीय ज्वाला से ही कोई व्यक्ति दुखदायी विष शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करने की आशा कर सकता है। इसलिए दुखदायी विष शरीर का स्वामी अपने शरीर की विषैली शक्ति को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है, बिना विस्फोट की चिंता किए।
निचली जहर की लौ की विशेषताओं के कारण लगभग किसी ने भी इसका अनुभव नहीं किया था, इसलिए मूल रूप से डूकी हुई महाद्वीप पर बहुत से लोग इस स्वर्गीय लौ की विशेषताओं को नहीं जानते थे और जियो मिंग ने सिम्युलेटर के माध्यम से इसके बारे में सीखा था। दूसरी विधि, जहर की गोली विधि। ये व्यक्ति के शरीर में जमा हुए सभी जहर को इकट्ठा करती है और उसे जहर की गोली में बदल देती है। एक बार जहर की गोली बन जाने के बाद दुखद जहर शरीर अंततः बिना किसी प्रतिबंध के एक भयावह संविधान बन जाएगा। जहर की गोली को परिष्कृत करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली है 3 तरह की स्वर्गीय लपटें। दूसरी है रैंक 7 स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर। तीसरी है बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार। जियान और जियाओई जियान के और प्रश्न पूछने की प्रतीक्षा किए बिना जियाओ मिंग ने सीधे दोनों विधियों का परिचय दे दिया। जियो मिंग को 2 तरीके बताते हुए सुनने के बाद जियाओई जियान को पता नहीं था कि क्या कहना है। इन 2 तरीकों के लिए जरूरी शर्तें ऐसी नहीं थी जो वह हासिल कर सकती थी, है न? खास तौर पर दूसरा तरीका, क्योंकि वह एक कीमियागर बनना चाहती थी। उसने स्वर्गीय लपटों का मूल्य जानने के लिए पर्याप्त शोध किया था। 3 तरह की स्वर्गीय लपटें। क्या यह मजाक है? उन्हें इस जीवन में पाना असंभव है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अपने साथ रखने का निर्णय ले लिया है, इसलिए मैं इन चीजों को स्वाभाविक रूप से समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि अधोलोक विष ज्वाला कहाँ मिलेगी और मेरे पास पहले से ही 2 स्वर्गीय ज्वालाएं हैं और कोई आश्चर्य नहीं, मैं जल्द ही तीसरी ज्वाला भी अपने कब्जे में ले लूंगा। बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार भी मेरे कब्जे में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी विधि चुनना चाहते हैं, आप अपने विषैले शरीर के परिणाम को हल कर सकते हैं और समय आने पर आप अभी भी डॉक्टर बन सकते हैं। आखिरकार डॉक्टर बनने के लिए कोई डूकी हुई विशेषता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दवा और जहर अलग नहीं है। शायद आप कई कीमियागरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली डॉक्टर बन सकते हैं। जियाओ मिंग ने कहा। अपनी अनुनय शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने अपनी 2 स्वर्गीय लपटें छोड़ी और उन्हें हवा में उठा दिया। जियो मिंग के चारों ओर 2 भयानक लपटों को देखते हुए जियाओई जियान को केवल यह महसूस हुआ कि इस खूबसूरत युवक से मिलने के बाद से उसके शांत जीवन में कई उतार चढ़ाव आए थे और अब उसे यह कहते हुए सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसके शोकपूर्ण विष शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह ... मुझे अपने साथ ले लो। जियाओई जियान ने जवाब देने में ज्यादा देर नहीं लगाई। हालांकि वह किंगशान शहर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास दुखद विष शरीर के लिए कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह केवल जियो मिंग के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती थी। जियाओई जियान को अभी भी नहीं पता था कि उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। घाटी। अध्याय 125 घाटी। ये देखकर कि जियाओई जियान सहमत हो गया, जियो मिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा, चूंकि आप सहमत हो गए हैं तो अब से आप हमारे साथ चल सकते हैं। ये कहते हुए जियो मिंग को कुछ याद आया और उसने अपनी उंगली से आग लाल अंगूठी उतार ली और उसे जियाओई जियान को सौंप दिया। खजाने की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक मध्यम स्तर की भंडारण अंगूठी है। ये लंबे समय से मेरे पास थी, लेकिन अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे ले लो और उन चीजों को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद, मैं इसे बाद में आपको वापस कर दूंगा। सोने के सिक्कों और दुर्लभ वस्तुओं के छोटे ढेर को देखते हुए जियाओई जियान ने जियो मिंग से स्टोरेज रिंग स्वीकार कर ली। उसे वास्तव में भंडारण अंगूठी की आवश्यकता थी ताकि वह उन चीजों को अपने साथ ले जा सके। एक फीकी मुस्कान के साथ जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, आप इसे रख सकते हैं। ये वस्तु वास्तव में मेरे लिए कीमती नहीं है। जब जियाओई जियान ने उसकी बातें सुनी तो उसने सोचा कि उसके अपने शोकपूर्ण विष शरीर को कई कीमती चीजों की आवश्यकता होगी और एक भंडारण अंगूठी जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने जोड़ देना जारी नहीं रखा। उसने मन ही मन सोचा कि यदि जियाओ मिंग का कोई बुरा इरादा नहीं है तो वह भविष्य में उसे अपनी पूरी ताकत से बदला देगी। वैसे मैं अभी भी आपको जियाओई जियान टिएल लिटिल फेरी डॉक्टर कहता हूँ। मैं अभी भी आपका असली नाम नहीं जानता, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जियाओ मिंग ने जिज्ञासु चेहरे से पूछा। नाम? मैं एक अनाथ हूँ। वे मुझे ली जियान एक कहते थे, लेकिन अब सभी मुझे जियाओई जियान कहते हैं। जियाओई जियान ने कहा। जियाओ मिंग ने संतोष में अपना सिर हिलाया। यह उसकी जिज्ञासा थी जब से उसने मूल कहानी पढ़ी थी। मेरा नाम जियाओ मिंग है और मेरे बगल में जो छोटी लड़की है उसका नाम जियान है। संक्षेप में अपना परिचय देने के बाद
जियो मिंग ने अपना हाथ हिलाकर जियो ही जियान को आगे बढ़ने और उन सोने के सिक्कों को लेने का संकेत दिया। जब जियो ही जियान ने सभी वस्तुओं को इकट्ठा करना समाप्त कर दिया, तभी जियाओ मिंग उसे गुफा से बाहर ले गया और चट्टान पर ले गया। चट्टान के नीचे गुफा के प्रवेश द्वार को देखते हुए जियाओ मिंग ने अपना हाथ लहराया और एक लाल दूखी हुई चमककर चट्टान की दीवार से टकरा गई। ऐसा करने के बाद जियो मिंग ने पलटकर जियो ही जियान से पूछा, मैंने तुमसे पहले ही सभी जरूरी सामान लाने को कहा था, क्या तुम लाए? हम मैजिक बीस्ट टाउन वापस नहीं जा रहे हैं। मैं सब कुछ लेकर आया हूँ, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? हम मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में कुछ दिन बिताने जा रहे हैं, फिर हम एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला की तलाश में टैगर रेगिस्तान जाएंगे। जियान के छोटे से सिर को थपथपाते हुए जियाओ मिंग ने कहा। वह जिस स्वर्गीय ज्वाला की तलाश कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से ग्रीन लॉर्ड स्कोर ज्वाला थी, और मेडुसा द्वारा ग्रीन लॉर्ड स्कोर ज्वाला की खोज में अभी भी 1 वर्ष से अधिक समय था, इसलिए जियो मिंग को कोई जल्दी नहीं थी। उनके लिए मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला तक आना कठिन था, इसलिए वे औषधीय जड़ी बूटियों की खोज के लिए कुछ दिन वहां रुक सके। उनकी धारणा में मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में काफी खजाने थे। इसके अलावा उसने जियान से ये भी वादा किया कि वह कुछ दिनों के लिए मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में उसके साथ रहेगा, इसलिए वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। ऐसी स्थिति में तो हम पहले कहीं जा सकते हैं। कैसी जगह? जियान ने सोचा कि जियो ही जियान उन्हें मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज से बाहर ले जाना चाहता था और उसने थोड़ी अनिच्छा से उसकी ओर देखा। जियान द्वारा देखे जाने पर जियाओ ही जियान अपने बैंगनी बालों के साथ खेलते हुए फुसफुसाते हुए बोली, ये ज्यादा दूर नहीं है, ये यहाँ से ज्यादा दूर घाटी में नहीं है, ये वही जगह है जो मुझे पहले मिली थी। मैंने वहाँ एक फूस की झोपड़ी बनाई थी और कुछ कपड़े छोड़ दिए थे। इस बार मैं अपने साथ अतिरिक्त कपड़े नहीं लाई थी, इसलिए मैंने सोचा। उन शब्दों पर जियान ने उसकी ओर फिर से नहीं देखा। क्या ये वही जगह है? जियाओ मिंग ने उत्तर की ओर इशारा करते हुए कहा। वहाँ उसने कई औषधीय जड़ी बूटियां देखी। ये कहना पड़ेगा कि जियान की खजाने की खोज की प्रतिभा वास्तव में उपयोगी थी। तुम्हें कैसे पता? जियो ही जियान ने आश्चर्य से कहा। बस एक छोटी सी तरकीब है। जियाओ मिंग मुस्कुराया, फिर जियान की ओर देखने लगा। उसने कहा, जियान, उसे अपने साथ ले जाओ और हम औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने चलेंगे। जियान ने जियो ही जियान को देखा और औषधीय जड़ी बूटियों के प्रलोभन में आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ठीक है, चलो जल्दी चलें। ऐसा कहते हुए वह जियाओ ही जियान के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। वह आकाश में उड़ गई और उत्तर की ओर उड़ गई। जियाओ मिंग औषधीय जड़ी बूटियों को महसूस कर सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भी ऐसा कर सकती थी, इसलिए किसी को भी उसे रास्ता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नीचे जियान को देखकर जो अति उत्साही हो गया था, जियाओ मिंग असहाय होकर मुस्कुराया। जियान का बड़ा होने के प्रति जुनून वास्तव में गहरा है। जब उसकी आवाज गिरी तो जियो मिंग की पीठ हिल गई और उसका पूरा शरीर जियान का पीछा करने के लिए एक छाया में बदल गया। घाटी चट्टान से ज्यादा दूर नहीं थी और वे तीनों कुछ ही क्षणों में वहां पहुंचने में सफल हो गए। एक बार जब वे घाटी की गहराई में प्रवेश कर गए और धीरे धीरे बेसिन की गहराई में उतरे, तो छोटी घाटी को भरने वाली घनी ऊर्जा ने जियाओ मिंग को हवा की एक गहरी सांस लेने के लिए प्रेरित किया और तुरंत उसकी आत्मा ताज़ा हो गई। तुम क्या सोचते हो? ये जगह अच्छी है न? यहाँ की छोटी सी घाटी बाहर से पूरी तरह कटी हुई है और आसमान घने कोहरे से ढका हुआ है, जिससे ये बहुत छिपा हुआ है। इसलिए अगर जियाओ लैन नहीं होती, जो एक बार यहाँ चली आई, तो मुझे डर है कि मैं इस अजीब जगह की खोज नहीं कर पाती। जियाओ मिंग के हाव भाव को देखते हुए जियाओ ही जियान ने एक आत्मसंतुष्ट चेहरे के साथ मुस्कुराया और नाजुक आवाज में कहा। ये जानते हुए कि जियो ही जियान जिसके बारे में बात कर रही थी जियो लैन एक उड़ने वाली जादुई जानवर होगी जिसे उसने पाला होगा, जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया। यह ऊर्जा असाधारण रूप से प्रचुर है और यह वास्तव में एक खजाना है जिसमें बहुत सारी दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां एकत्रित हैं। घाटी में रोशनी मंद थी, लेकिन फिर भी विभिन्न बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों को उगते हुए देखा जा सकता था और धुंध के साथ मिश्रित औषधीय सुगंध की महक से ताजगी का एहसास हो रहा था। जियान ने कई औषधीय जड़ी बूटियों के स्थान को महसूस किया और तुरंत उनकी ओर उड़ चला। जियो मिंग ने उसे रोका नहीं बल्कि जियो ही जियान से कहा, आपको अगले कुछ दिनों तक यहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम पर्वत श्रृंखला के बीच में औषधीय जड़ी बूटियों की खोज कर रहे हैं। हम 5वीं या 6ठी श्रेणी के जादुई जानवर को आकर्षित कर सकते हैं। हमारा पीछा करना शायद बहुत सुरक्षित न हो। मैं कुछ दिनों में आपके पास आऊंगा। हम
ज़ियाओ यीजियान ने कोई टिप्पणी नहीं की और उसकी पतली उंगली ने कोने में एक फूस की झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, घाटी में मैंने एक फूस की झोपड़ी बनाई है, इसलिए थोड़ी देर के लिए रहने में कोई समस्या नहीं होगी। यह अच्छा है। ये कहते हुए ज़ियाओ मिंग ने ज़ियाओ यीजियान को देखा। घाटी के बीच में रात में तापमान बहुत कम होता है, इसलिए आपको पहले फूस की झोपड़ी में जाना चाहिए और मैं यहाँ ज़ियान के लौटने का इंतजार करूंगा। धीरे से जवाब देने के बाद जियो यीजियान फूस की झोपड़ी की ओर चला गया। जियो मिंग अपनी जगह पर खड़ा रहा और घाटी को उत्सुकता से देखता रहा। ज़ियाओ मिंग को जिज्ञासा हुई कि इस घाटी में इतनी ऊर्जा क्यों एकत्रित हुई है। हालांकि चाहे उन्होंने इसका कितना भी विश्लेषण किया हो, वे इसका कारण नहीं समझ पाए और अंत में वे केवल असहाय होकर अपना सिर हिलाकर हार मान गए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद ज़ियान वापस उड़ गया। उसके हाथों में कई जैद बक्से भी थे और यह स्पष्ट था कि उनमें क्या था। घाटी की सबसे कीमती औषधीय जड़ी बूटियां यही हैं और हम दोनों को उनमें से आधी आधी मिलेंगी। मेरे हिस्से की जड़ी बूटियां गोलियों में बदलना याद रखना, ठीक है? समझ गया। औषधीय जड़ी बूटियों को भंडारण रिंग में रखते हुए ज़ियाओ मिंग ने कुछ झिझक के साथ फिर से पूछा, ठीक है ज़ियान, उन सभी औषधीय जड़ी बूटियों को खाने के बाद आपकी ताकत बहुत बढ़ गई होगी, लेकिन आप वास्तव में डू सम्राट क्षेत्र तक कब पहुंच पाएंगे? डू सम्राट, मुझे अभी भी एक दूरी तय करनी है। ये बोलते हुए ज़ियान कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। वह वर्षों से अनेक औषधीय जड़ी बूटियां खा रही थी, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। यदि अन्य जादुई जानवरों ने इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियां खा ली होती, तो वे बहुत पहले ही डू सम्राट के पास पहुंच गए होते, क्योंकि उन्हें पता था कि उन औषधीय जड़ी बूटियों की रक्षा करने वाले जादुई जानवर 5वीं या 6ठी श्रेणी के थे, और उन औषधीय जड़ी बूटियों की रक्षा करने में सक्षम होने का मतलब था कि जड़ी बूटियां उनके लिए बहुत उपयोगी थीं। जियो मिंग ने अनुमान लगाया कि इसका कुछ संबंध इस तथ्य से था कि उसका मूल शरीर एक प्राचीन शून्य ड्रैगन था। हालांकि उसकी मदद से ज़ियान मूल कहानी की तुलना में तेजी से डू सम्राट तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। ज़ियान को कुछ बार सांत्वना देने के बाद ज़ियाओ मिंग उसे फूस की झोपड़ी की ओर ले गया। वे आज रात यही विश्राम करेंगे और अगले दिन चले जाएंगे। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C126 अराजक जादुई जानवर पर्वत। अध्याय 126 अराजक जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला। अगले दिन ज़ियाओ मिंग ने ज़ियान को विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की खोज में जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की खोज के लिए ले लिया। औषधीय जड़ी बूटियों की अनुभूति की प्रतिभा होने के बावजूद उन्हें ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि अनुभूति की एक दूरी की सीमा होती थी। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ज़ियाओ मिंग और ज़ियान अलग हो गए और विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों की खोज करने लगे। एक बार जब उन्हें औषधीय जड़ी बूटी मिल जाती, तो यदि कोई जादुई जानवर उसकी रक्षा कर रहा होता, तो वे एक दूसरे को बुलाते और 2 बनाम 1 की लड़ाई लड़ते। इस अवधि के दौरान मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में निवास करने वाले उच्च स्तरीय जादुई जानवर बहुत बदकिस्मत थे। उनमें से कई को ज़ियाओ मिंग और ज़ियान ने पीटा और उनसे वे औषधीय जड़ी बूटियां छीन लीं जिनकी रक्षा के लिए उन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी। ज़ियाओ मिंग और ज़ियान द्वारा इस तरह का व्यवहार किए जाने के बाद उन जादुई जानवरों को अपने दिल में पीड़ा महसूस हुई, और हर रात वे अपने सिर को आकाश की ओर उठाते और अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए चिल्लाते। वर्ष के इस समय पर्वत पर प्रवेश करने वाले अनेक भाड़े के सैनिक समूह दुर्भाग्यशाली रहे और उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। ज़ियाओ मिंग इस बात से अनजान था। एक छिपे हुए जमे हुए तालाब में ज़ियाओ मिंग ने अपना हाथ उठाया और फैंटम आइस बोआ नामक चौथे दर्जे के जादुई जानवर को नीचे गिरा दिया, इससे पहले कि वह तालाब के किनारे पर पहुंचकर बैठ जाता। उसने किनारे पर उग रही एक औषधीय जड़ी बूटी तोड़ ली, जिसमें एक अजीब नीली चमक थी। ब्लू आइस ग्रास फैंटम आइस बोआ का साथी। अगर बिना किसी पूरक दवा के सेवन किया जाता है, तो यह आसानी से एक डू ग्रैंड मास्टर को जहर दे सकता है और डू स्पिरिट क्षेत्र में इसका चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। बुरा नहीं है, यह ज़ियाओ यीजियान के लिए उपयोगी होगा। ज़ियाओ मिंग ने इस औषधीय जड़ी बूटी को अपने भंडारण रिंग में रखा, फिर आकाश की ओर देखने के लिए खड़ा हो गया। समय गिनते हुए मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में 10 दिन बीत चुके हैं। अब जाने का समय है। अचानक एक हिंसक ऊर्जा में उतार चढ़ाव और एक हिंसक शेर की दहाड़ आकाश में गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी, जिसने ज़ियाओ मिंग के शब्दों को बाधित कर दिया। शेर की दहाड़ सुनते ही ज़ियाओ मिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसके पंख उसकी पीठ पर दिखाई दिए और वह हवा में दिखाई दिया। उसकी निगाह दूर आसमान पर टिकी थी,
जहां से हिंसक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आ रहा था। इसके तुरंत बाद जियाओ मिंग की नज़र में एक विशाल जादुई जानवर प्रकट हुआ। इस जादुई जानवर की सतह, जो 7 से 8 मीटर लंबी थी, बैंगनी रंग के क्रिस्टल की एक परत से ढकी हुई थी, जो सूरज की रोशनी को परावर्तित करती थी और इसे सभी दिशाओं में चमकाती थी। जादुई जानवर का सिर एक अशुभ दिखने वाले शेर का सिर था, जिसमें खूनी लाल जानवरों की 2 आंखें थीं, जिनमें बैंगनी रंग की रोशनी की एक अजीब चमक थी और नुकीले दांतों से ढका एक बड़ा मुंह था। हर बार जब वह नीचे उतरता तो वह खाली हवा को हिला देता, जिससे एक ऐसी महान शक्ति का प्रदर्शन होता जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इस जादुई जानवर के सामने एक छोटी सी सफेद आकृति रहस्यमयी हरकतों के साथ भाग गई। ये देखकर कि वह आकृति जियान थी, जियाओ मिंग के मुंह का कोना फड़क गया और वह अवाक रह गया। जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला का राजा, 6ठी रैंक का नीलम पंख वाला शेर राजा, उसका इतनी बेतहाशा पीछा कर रहा था, तो क्या जियान ने शेर की मांद में उत्पात नहीं मचाया होगा, है ना? दहाड़, साले चोर, यहीं रुक जा। उसके पीछे से एमेथिस्ट विंग लान किंग की हताश आवाज सुनाई दी, जिसका जियान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बजाय यह जियाओ मिंग था जो उसकी दृष्टि की रेखा में दिखाई दिया, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह थोड़ी तेज गति से जियाओ मिंग की ओर उड़ गई। जल्द ही जियान ने एमेथिस्ट पंख वाले शेर राजा को जियाओ मिंग के पास ले गया। जियान ने जो पहले शब्द कहे वे थे, जियो मिंग, जल्दी से इस छोटे पंख वाले शेर को पीटने में मेरी मदद करो और मैं आधी चीजें तुम्हारे साथ साझा करूंगा। जिस चोर का वह पीछा कर रहा था, उसे एक अजनबी युवक के पास रुकते देख नीलम पंख वाला सिंह राजा भी सतर्कता से कुछ ही दूरी पर रुक गया। जियान की बातें सुनकर नीलम पंख वाला शेर राजा और भी अधिक क्रोधित हो गया और उसकी आवाज तूफान की तरह गरजने लगी। अरे चोर, जो कुछ तुमने चुराया है मुझे वापस दे दो, नहीं तो तुम आज जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से बाहर नहीं जा पाओगे। और जो इंसान तुम्हारे बगल में है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि बेहतर होगा कि तुम हमारे काम से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। एमेथिस्ट विंग लान किंग के शब्दों को अनदेखा करते हुए जियो मिंग ने जियान को देखा जो उसके बगल में खड़ा था। तुमने इससे क्या लिया कि यह तुम्हें दसियों मील तक पीछा करता रहा? जैसा कि जियाओ मिंग ने याद किया, नीलम पंख वाले शेर राजा की गुफा यहाँ से बहुत दूर स्थित थी। यह इसी कारण से है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1 मीटर ऊंचा चौकोर नीलम पत्थर का मंच जियान द्वारा हटा लिया गया था। एमेथिस्ट पत्थर के मंच के ऊपर मानव सिर के आकार की एक बैंगनी वस्तु चुपचाप रखी गई थी। एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस। जियो मिंग ने एक नज़र में ही पहचान लिया कि यह बैंगनी गोला क्या है। एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस एक ऐसी वस्तु थी जो बहुत कम संभावना के साथ तभी उत्पन्न होगी जब एमेथिस्ट पंख वाला शेर अपने शावकों को जन्म देगा। इस प्रकार का एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस जब युवा जानवर 4थे दर्जे के जादुई जानवर में विकसित हो जाता है, जब तक वह इसे खा जाता है, ये सीधे 5वें दर्जे का जादुई जानवर बन सकता है। इसके अलावा इसके शरीर में बैंगनी आग अन्य एमेथिस्ट पंख वाले शेरों की तुलना में अधिक मजबूत होगी जिन्होंने एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस को नहीं खाया था। 4थे दर्जे के जादुई जानवर को 5वें दर्जे तक पहुंचाने में सक्षम होने के कारण कोई कल्पना कर सकता है कि इस वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियान ने इसे चुरा लिया था। यह एमेथिस्ट लान जन्मसार एमेथिस्ट विंग लान कबीले के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, और एमेथिस्ट विंग लान राजा के लिए इसे खोजने के बाद दर्जनों मील तक जियान का पीछा करना सामान्य बात थी। जियान को एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस निकालते देख एमेथिस्ट विंग लान किंग उत्तेजित हो गया और जोर से दहाड़ने लगा। जल्दी करो, इसे मुझे वापस दो, इसे तुम्हें वापस दे दूं। ये हो सकता है या बेहतर होगा कि ना हो, जियान ने कहा और उसने अपनी जीभ उसकी ओर निकाली। फिर उसने नीलम पंख वाले शेर राजा की क्रोधित निगाहों के नीचे नीलम शेर जन्मसार को वापस अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया। इस खुलेआम ताना मारने से एमेथिस्ट पंख वाले शेर राजा का धैर्य अंततः समाप्त हो गया। इस दौरान उसे ये भी पता चल गया था कि उसके सामने खड़े 2 लोग सिर्फ 2 राजा थे, और चूंकि वे मृत्यु चाहते थे, इसलिए उसे उन्हें स्वीकार करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। नीलम पंख वाले सिंह राजा ने दहाड़ लगाए और उसके विशाल मुंह से एक धीमी दहाड़ पहाड़ों में गूंज उठी। एमेथिस्ट विंग लान किंग की दहाड़ की आवाज पर उसके शरीर पर लगा एमेथिस्ट क्रिस्टल चमक उठा और पलक झपकते ही उसके शरीर से भयंकर बैंगनी लपटें निकलने लगी। बैंगनी लपटें धीरे धीरे कुंडलित और घूमती हुई अंततः बैंगनी आग के एक विशाल स्तंभ में परिवर्तित हो गई जो आकाश की ओर बढ़ गई। गर्मी के कारण फैंटम आइस बोआ, जिसे जियाओ मिंग ने गिरा दिया था, कुछ 100 मीटर नीचे जाग गया, और जब उसे गर्मी महसूस हुई
तो फैंटम आइस बोआ पानी की कुंड में भाग गया। तुमसे कौन डरता है? जियान मूल रूप से नीलम पंख वाले शेर राजा से नहीं डरती थी, और अब जब ज़ियाओ मिंग पास में थी तो वह और भी बहादुर थी। उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और वह एक पल में सीधे नीलम पंख वाले शेर राजा की ओर बढ़ी। उसकी छोटी मुट्ठी कसकर बंद थी, उसमें एक भयानक शक्ति उभर रही थी। एक साधारण दू राजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंडी होने की? अपनी जगह जानो। नीलम पंख वाले शेर राजा के विशाल मुंह से एक दहाड़ निकली और उसके पंखों के एक ही कंपन के साथ उसके शरीर पर विशाल बैंगनी अग्निस्तंभ जियान में जा गिरा। बैंगनी अग्निस्तंभ तुरंत उसकी ओर बढ़ा और जब उसने उसमें निहित भयंकर और गर्म ऊर्जा को महसूस किया तो जियान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने धीरे से अपनी छोटी मुट्ठी को बढ़ाया और अपनी 5 उंगलियों को उस बैंगनी अग्निस्तंभ की ओर इशारा किया जो उसकी ओर बढ़ा था। तोड़ना। धमाका। उसकी आवाज की ध्वनि के साथ जियान की 5 उंगलियों ने अदृश्य उतार चढ़ाव की एक लहर निकाली जो बिजली की तरह फैल गई और उसके सामने 10 मीटर का स्थान एक अत्यंत भयानक बल द्वारा एक गेंद में संकुचित हो गया। पास से गुजरने वाला बैंगनी अग्निस्तंभ भी उस स्थान में संकुचित हो गया। धमाका। आसपास एक और धमाका हुआ और बैंगनी अग्निस्तंभ अंततः एक सुंदर बैंगनी अग्नि पुष्प में बदल गया और उसमें मौजूद ऊर्जा पूरी तरह से बिखर गई। उत्सर्जित ऊर्जा इतनी भयावह थी कि उसके कारण आसपास का स्थान हल्के से हिलने लगा। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C127 भयंकर युद्ध। अध्याय 127 भयंकर युद्ध। बैंगनी अग्नि पुष्प 10 सेकंड से अधिक समय तक जलता रहा। अंततः इसकी ऊर्जा समाप्त हो गई और यह एक धीमी ध्वनि के साथ बुझ गया जो पहाड़ों तक गूंज उठी। बैंगनी अग्नि स्तंभ को खत्म करने के बाद जियान ने शून्य में कदम रखा और उसका छोटा शरीर एक भूत की तरह नीलम पंख वाले शेर राजा के सामने प्रकट हुआ। उसने अपनी कमर को मोड़ लिया, उसके पतले छोटे पैरों ने एक अर्धचंद्राकार चाप बनाया और उसके सिर पर जोरदार लात मारी। जियान के पैर इतने पतले और मुलायम थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वे थोड़े से दबाव से टूट जाएंगे, खासकर जब एमेथिस्ट विंग लान किंग के विशाल सिर की तुलना में वे उल्लेख के योग्य नहीं थे। लेकिन जो कोई भी उनमें निहित भयानक शक्ति को कम करके आंकेगा उसे एक दर्दनाक और खूनी सबक मिलेगा। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने आज तक कई वर्षों तक साधना की थी और दुश्मनों से लड़ने में अनुभवी था, इसलिए प्रतिद्वंद्वी से लड़ते समय ऐसी निम्न स्तर की गलती करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। सिर हिलाने पर उसके सिर के ऊपर लगे लाल कुंडलित सींग से आधा मीटर मोटी एक विशाल बैंगनी ज्वाला निकली। जियान का पैर एक धमाके के साथ बैंगनी लौ से बुरी तरह टकराया और तुरंत बैंगनी लौ के टूटने के कारण एक धीमा विस्फोट हुआ। बैंगनी लौ से टक्कर के बल के कारण वह 10 मीटर से अधिक दूर तक उछल गई। जब उसका हमला अवरुद्ध हो गया तो जियान ने एक हल्की खर्राट भरी और एक और चाल के साथ वह सीधे नीलम पंख वाले शेर राजा के पेट की ओर बढ़ी। उसकी पतली भुजा तेजी से आगे बढ़ी, उसके रास्ते में प्रतिरूप छोड़ते हुए और शक्तिशाली गति के साथ यह नीलम पंख वाले शेर राजा पर भयंकर रूप से टूट पड़ी। प्रतिक्रिया में एमेथिस्ट विंग लान किंग की पुतलियों में बैंगनी प्रकाश अचानक बहुत उज्ज्वल हो गया, जिससे बैंगनी आग का हमला बंद हो गया और उसकी हथेली के विशाल पंजों में एक शानदार बैंगनी आभा उत्पन्न हो गई। उसके हथेली के पंजे जियान से टकराए और जहां भी पंजे गुजरे उन्होंने हवा को चीर दिया। आकाश में एक तीव्र ध्वनि तरंग गूंज उठी। टकराना। जियान की पतली भुजा नीलम पंख वाले शेर राजा के तीखे पंजों से टकराए और जियो मिंग के कानों में शारीरिक टक्कर की एक नीरस आवाज गूंजी। कुछ ही दूरी पर जियान और एमेथिस्ट पंख वाले शेर राजा की ओर देखते हुए, जिनके बीच करीबी मुकाबला शुरू हो गया था, जियो मिंग ने भौहें सिकुड़ी। यद्यपि जियान बहुत शक्तिशाली है, दिन के अंत में उसकी साधना अभी भी कम है और वह अभी भी छठी रैंक के एमेथिस्ट विंग लान किंग से थोड़ी कमतर है। वह वर्तमान में वार पलटवार करने में नुकसान में है। ये जानते हुए कि वह इस तरह घूरना जारी नहीं रख सकता, जियाओ मिंग का दिमाग बदल गया और बिना किसी चेतावनी के उसके दोनों ओर दर्जनों अलग अलग रंग की लपटें उठने लगीं। इन ज्वालाओं में से 2 सबसे भयानक थीं, जो 10,000 जानवरों की ज्वाला और पतित हृदय की ज्वाला थी, जबकि बाकी सभी जानवरों की ज्वालाएं थीं जो जियाओ मिंग ने वर्षों में प्राप्त की थीं। उन दोनों के बीच युद्ध के मैदान को देखने के बाद जियो मिंग की हथेलियां एक साथ आ गईं, जिससे उसकी हथेलियों में लपटें इकट्ठी हो गईं, जिससे 2 स्वर्गीय लपटों के प्रभुत्व वाली ज्वाला ऊर्जा बन गई। लपटों को एक साथ इकट्ठा करके, विशेष रूप से उनके बीच स्वर्गीय लपटों को देखकर, जियो मिंग को लगा कि उसकी हथेलियों के बीच निहित ऊर्जा अत्यंत हिंसक थी और किसी भी समय इसके फटने का खतरा था। अपनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के कारण जियाओ मिंग कुछ समय तक संतुलन बनाए रखने में सक्षम था।
जियाओ मिंग की उंगलियां बहुत तेजी से चलती थीं, अजीब स्थिति बनाती थीं, क्योंकि जियाओ मिंग की गति बहुत तेज थी। चलती उंगलियां प्रतिरूप बन गईं। जैसे ही उसकी उंगलियां हिली, उसकी हथेलियों के बीच ज्वाला ऊर्जा ने आकार लेना शुरू कर दिया, और अंततः जब जियो मिंग ने अपनी उंगलियां हिलाना बंद कर दिया, तो उसकी हथेली पर एक चमकीले रंग की मुहर दिखाई दी। मुहर के प्रकट होने से जियाओ मिंग के चारों ओर 1000 मील के दायरे में ऊर्जा में हलचल मच गई, और स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा की एक लहर एक हिंसक ज्वार की धारा की तरह मुहर की ओर बढ़ी, और पलक झपकते ही सान्यान शून्य आत्मा मुहर का आकार 1 मीटर तक बढ़ गया। जियाओ मिंग की ओर से यह गतिविधि इतनी जबरदस्त थी कि इसने एमेथिस्ट पंख वाले शेर राजा का ध्यान आकर्षित कर लिया। युद्ध के बीच में उसने अपनी आंख के कोने से जियाओ मिंग को देखा, और जब उसने जियाओ मिंग के सामने एक हिंसक आभा उत्सर्जित करने वाली शानदार मुहर को देखा, तो वह तुरंत उत्तेजित और असहज हो गया। अरे, यह मानव डूकिंग ऐसा भयानक हमला कैसे कर सकता है? नहीं, मैं उसे ऐसा हमला सफलतापूर्वक करने नहीं दे सकता। नीलम पंख वाले शेर राजा ने अपने दिल में दहाड़ लगाए और अपने अगले पैरों को बेतहाशा घुमाया, जिससे जियान, जो उसके साथ लड़ रहा था, 1 दर्जन मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। अपने बैंगनी पंखों की फड़फड़ाहट के साथ उसका शरीर बैंगनी बिजली में परिवर्तित हो गया और पलक झपकते ही जियो मिंग की ओर झपटा। मुझे बीच में रोकने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। सान्यान शून्य आत्मा सील, जियाओ मिंग, जो जियान और एमेथिस्ट विंग लान किंग के बीच लड़ाई देख रहा था, ने स्वाभाविक रूप से एमेथिस्ट विंग लान किंग लान को अपनी ओर बढ़ते देखा। ये देखते हुए कि यह समय था, जियाओ मिंग के मुंह के कोने में एक मुस्कान आ गई, और उसने सान्यान शून्य आत्मा सील को एमेथिस्ट विंग लान किंग की ओर उड़ने दिया। सान्यान शून्य आत्मा सील की गति एमेथिस्ट पंख वाले शेर राजा के समान थी, और यह उसके विशाल शरीर से प्रभावित नहीं थी। नीलम पंख वाला शेर राजा, जो जियाओ मिंग को बाधित करने का इरादा रखता था, सान्यान शून्य आत्मा सील की भयानक गति से आश्चर्यचकित था और इससे बच नहीं सका। इसका दाहिना अगला पैर उसकी छाती के सामने उठा हुआ था, और बैंगनी क्रिस्टल एक ज्वलंत बैंगनी आभा के साथ चमक रहा था, जो एक ढाल की तरह था, मानो वह अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध करने के लिए तैयार था। जब उसने एमेथिस्ट विंग लान किंग की कार्रवाई देखी, तो जियो मिंग मुस्कुराया। सान्यान शून्य आत्मा सील एक इंटरमीडिएट डीडू तकनीक थी, और इसे 2 स्वर्गीय लपटों के साथ भी प्रसारित किया गया था, इसलिए ताकत के साथ इसका विरोध करना इतना आसान नहीं था। वास्तव में, जैसा कि जियो मिंग ने देखा, सान्यान शून्य आत्मा सील ने बिजली की तरह बैंगनी सुरक्षात्मक ढाल को भेद दिया और मध्य हवा में नीलम पंख वाले शेर राजा के तीखे पंजों से टकराया। टक्कर के समय अंतरिक्ष में एक क्षण के लिए शांति छा गई। धमाका! साफ आसमान में कहीं से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। सील और पंजा एक दूसरे से भयंकर रूप से टकराए, जिससे उन्मत्त और भयानक ऊर्जा निकली, और जहां वे मिले, वहां हिंसक ऊर्जा तूफान की तरह भड़की, जिससे नीचे का जंगल तहस नहस हो गया। आकाश में सील के चमकीले रंग और एमेथिस्ट पंख वाले शेर राजा के बैंगनी पंजे ने लगभग आधा आकाश भर दिया था, और यहाँ तक कि सफेद बादल भी विभिन्न रंगों में चमक रहे थे। जब एमेथिस्ट विंग लान किंग ने सान्यान वॉर्ड स्पिरिट सील के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो जियो मिंग सिर्फ देखता ही नहीं रहा। उसकी उंगलियों के एक झटके से आत्मा सफेद प्रकाश की एक धारा में बदल गई और नीलम पंख वाले शेर राजा के माथे की ओर उड़ गई। अब तक आत्मा ने स्वर्ग और पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के चमत्कारों को निगल लिया था, और उसके शरीर में निहित ऊर्जा जियाओ मिंग से अधिक थी। एक बिंदु में इतनी मात्रा में ऊर्जा को संपीड़ित करके जियाओ मिंग ने ये कहने की हिम्मत की कि यह रक्षा तोड़ने की क्षमता निश्चित रूप से शीर्ष पायदान पर थी। यद्यपि एमेथिस्ट विंग लान किंग अविश्वसनीय रक्षात्मक शक्ति वाले एमेथिस्ट क्रिस्टल से ढका हुआ था, लेकिन अगर यह झटका उसे लगता तो वह निश्चित रूप से मौके पर ही मर जाता। एमेथिस्ट विंग लान किंग, जो सैन्यान वॉर्ड स्पिरिट सील के साथ गतिरोध में था, ने अपने पंजों से एक भयानक उच्च तापमान महसूस किया, एक ऐसा तापमान जिसे, हालांकि वह अग्नि गुणों वाला एक जादुई जानवर था, वह मुश्किल से झेल पाया। अगर यह जारी रहा, तो उसका एक पंजा निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं चल सकता, मुझे कुछ करना होगा। नीलम पंख वाले शेर राजा का दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था, और इससे पहले कि वह कोई उपाय सोच पाता, उसने अचानक अपने माथे की ओर आती हुई सफेद रोशनी की एक भयावह किरण को महसूस किया। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, और प्रकाश उसके सिर के ऊपर लगे लाल सींग पर पड़ा, जिससे उसके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा 2 टुकड़ों में टूट गया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C128। नीलम पंख वाला शेर राजा जो डरकर भाग गया था।
अध्याय 128 नीलम पंख वाला शेर राजा जो डरकर भाग गया था। नुकीले सींग के टूटने से अमेथिस्ट पंख वाले सिंह राजा को तीव्र पीड़ा हुई और एक भयंकर दहाड़ के साथ उसके बाएं हथेली के पंजे किसी भी चीज की परवाह किए बिना सान्यान शून्य आत्मा मोहर की ओर मुड़ गए। फिर एक और गड़गड़ाहट वाली आवाज आई। सानन शून्य आत्मा मोहर आग की एक गेंद में बदल गई जो आकाश की ओर बढ़ी और नीलम पंख वाले शेर राजा को घेर लिया। 10 सेकंड बाद अमेथिस्ट विंग लायन किंग की आकृति जियाओ मिंग की आंखों के सामने प्रकट हुई। इस समय एमेथिस्ट पंख वाला सिंह राजा इतना क्षतिग्रस्त हो चुका था कि उसने वह शक्तिशाली स्वरूप पूरी तरह खो दिया था जो पहली बार प्रकट होने पर था। उसके सिर पर लाल सर्पिल सींग आधा कट गया था और सींग के चारों ओर की मजबूत बैंगनी लपटें छोटी लपटों में बदल गईं और उसके सामने के पंजे, जो मूल रूप से बैंगनी क्रिस्टल की एक परत से ढके थे, जल गए और बैंगनी क्रिस्टल टकराव में पिघल गए। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर बैंगनी क्रिस्टल भी पिघल गए, सिवाय उन पंजों के जो सान्यान शून्य आत्मा मोहर के संपर्क में आए थे। नीलम पंख वाले शेर राजा को देखते हुए, जिसकी सांसें थोड़ी उखड़ी हुई थीं, जियो मिंग की आंखों में एक ठंडी आभा चमक उठी। कुछ ही दूरी पर जियान एमेथिस्ट विंग लायन किंग की शक्ल को देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ही, मैंने अभी तुम्हें मेरा पीछा करने की अनुमति दी, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। जैसे ही उसने ये कहा, जियान की छोटी मुट्ठियां एक मजबूत जेड प्रकाश से भर गईं और इस प्रकाश के प्रभाव में वे छोटी मुट्ठियां कुछ हद तक पारदर्शी हो गईं। जब जेड मुट्ठियां आपस में टकराईं तो एक अत्यंत तीखी ध्वनि निकली और एक क्षण में एक प्रबल जेड आभा उसके शरीर से अचानक उभरी। स्पष्टतः जियान का रुकने का कोई इरादा नहीं था। नीलम पंख वाले शेर राजा का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने जियान की हरकतों को महसूस किया और उसने जियाओ मिंग पर एक और नजर डाली, जो उसके सामने अपनी क्यूई इकट्ठा कर रहा था और उसका मूड बहुत खराब था। थोड़े समय के बाद उसकी पिटाई कर दी गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, जबकि दूसरी ओर दूसरे पक्ष को कोई चोट नहीं आई। अगर पिटाई इसी तरह जारी रही तो क्या उसकी मौत नहीं हो जाएगी? उसके हृदय में अनेक विचार थे और एक क्षण के बाद नीलम पंख वाले सिंह राजा ने अपना मन बना लिया। क्रोध की गर्जना के साथ उसने अपनी ताकत इकट्ठी की और उसकी बैंगनी ऊर्जा हताश मुद्रा में उसके चारों ओर फैल गई। एमेथिस्ट विंग लायन किंग को देखते हुए, जो एक बड़ी चाल की तैयारी कर रहा था, जियो मिंग और जियान ने रक्षात्मक दू तकनीक को अंजाम देते हुए गुप्त रूप से खुद को ढाल लिया। धमाका! आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और नीलम पंख वाला शेर राजा एक छाया में बदलता हुआ और पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो मिंग ने अमेथिस्ट पंख वाले शेर राजा को घूरते हुए देखा जो एक पल में गायब हो गया था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अमेथिस्ट पंख वाला शेर राजा, जो जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का राजा था, इतनी शर्मनाक तरीके से भाग जाएगा और भागने से पहले एक बड़ा कदम उठाने का नाटक भी करेगा। क्या ये जरूरी था? उसे पता था कि वह और जियान सिर्फ दो राजा थे। एक आह के साथ जियाओ मिंग ने उस आत्मा को पुनः प्राप्त किया जिसे उसने अभी अभी अपने शरीर में छोड़ा था। जियान जियाओ मिंग के पास गया और बोला, जियाओ मिंग, वह छोटा शेर बहुत डरपोक है, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? अभी अभी उसकी गुफा में मुझे बैंगनी अंडे के अलावा अन्य औषधीय सामग्रियां भी मिली थीं, लेकिन चूंकि उसने मुझे बहुत जल्दी पा लिया था, इसलिए मेरे पास केवल उस बैंगनी अंडे को लेने का ही समय था, अन्य चीजों को नहीं। चूंकि यह बच गया है, चलो इसके बारे में भूल जाते हैं। जियो मिंग ने जियान के प्रस्ताव पर अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। नीलम पंख वाला शेर राजा अभी भी एक छठी रैंक का जादुई जानवर था, हालांकि इसे छठी श्रेणी के शिखर पर नहीं माना जाता था, यहाँ तक कि मुश्किल से मध्य स्तर तक पहुँचने पर भी यह अभी भी एक छठी रैंक था। अगर उन्हें सचमुच मौत से लड़ना पड़ा तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वह और जियान खतरे में नहीं होंगे। जहाँ तक जियो मिंग को पता था, एमेथिस्ट विंग लायन किंग के पास अभी भी एक मजबूत सीलिंग तकनीक थी जिसका उसने अभी तक लड़ाई के बीच में उपयोग नहीं किया था, और सीलिंग तकनीक के अलावा वह नहीं जानता था कि उसके पास कोई अन्य शक्तिशाली लड़ाई कौशल था या नहीं। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से अच्छा था कि उसने अपनी इच्छा से पीछे हटने का निर्णय लिया। इन दिनों उन्हें मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में काफ़ी औषधीय जड़ी बूटियां भी मिल गई थीं, इसलिए एमेथिस्ट विंग लायन किंग के साथ फिर से परेशानी की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जियान गुफा में उन औषधीय सामग्रियों के लिए बहुत लालची थी, लेकिन जियाओ मिंग ने बोल दिया था, इसलिए उसने उनके पीछे जाने के बारे में और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने भंडारण की अंगूठी के अंदर से मीटर चौड़ी नीलम पत्थर की मेज निकाली और पत्थर की मेज पर नीलम शेर जन्मसार बैंगनी प्रकाश के साथ चमक उठा।
हमने तय किया था कि हम आधा आधा बांट लेंगे, इसलिए पहले मैं इसे सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें दे दूंगा और फिर रात को तुम मुझे मेरा आधा हिस्सा दे दोगे। वर्तमान जियान को पहले से ही अपने द्वारा प्राप्त औषधीय जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखने के लिए जियाओ मिंग को देने की आदत पड़ गई थी। यद्यपि एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस कोई औषधीय पदार्थ नहीं था, लेकिन जियान जानती थी कि वह बहुत पेटू है और उसे डर था कि वह इसे खाने से खुद को नहीं रोक पाएगी, इसलिए उसने इसे सबसे पहले सुरक्षित रखने के लिए जियाओ मिंग को दे दिया। अच्छा, जियाओ मिंग ने चतुराई से नीलम पत्थर की मेज ली और उसे अपने भंडारण रिंग में रख दिया और फिर जियान से कहा, हम लगभग आधे महीने से मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में हैं, अब जाने का समय हो गया है। जियान उसके शब्दों पर स्तब्ध रह गया, फिर बोला, जरूर, लेकिन भविष्य में आपको ये याद रखना होगा कि आप मुझे और अधिक औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में ले जाते रहें। समझ गए, चलो छोटी घाटी में वापस चलें। ... जब जियाओ मिंग और जियान छोटी घाटी में लौटे तो आधा घंटा बीत चुका था। आकाश से उतरते हुए जियाओ मिंग ने जियाओ जियान द्वारा बनाई गई छोटी सी झोपड़ी के सामने एक विशाल नीला चील देखा। जियाओ मिंग की उपस्थिति को नोटिस करते ही विशाल चील अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गई और लगातार चक्कर लगाने लगी। ये जानते हुए कि यह जियो जियान द्वारा पाला गया जादुई जानवर जियोलैन था, जियो मिंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन छोटी झोपड़ी के अंदर एक आभा को महसूस करने के बाद जियान के साथ झोपड़ी में प्रवेश किया। जैसे ही वह झोपड़ी में दाखिल हुआ, जियाओ मिंग ने भौहें से कुनी, क्योंकि उसने देखा कि कमरे के अंदर कुछ धुआं तैर रहा था, जिसमें काफी मात्रा में विषाक्त पदार्थ थे। अपनी दाहिनी हथेली को फैलाते हुए जियाओ मिंग की हथेली से एक मजबूत और भयंकर कीवी निकली और कमरे के अंदर का धुआं तुरंत झोपड़ी से बाहर निकाल दिया गया। कमरे के अंदर का धुआं धीरे धीरे छंट गया और देखा कि बिस्तर के ऊपर जियो जियान अपनी आंखें कसकर बंद कर रही थी और उसके मूल रूप से गुलाबी चेहरे पर अब 7 अजीब रंग थे। इस लड़की को क्या हो गया है? जियान ने बिस्तर पर पड़ी जियाओ जियान को देखा, कुछ अनिश्चित। उसे अपना खुद का विषैला शरीर सक्रिय कर लेना चाहिए था। जियो मिंग ने जियो जियान के हाथ में गोली की बोतल और उसके नाजुक लाल होठों पर बचे थोड़े से काले पाउडर को देखा और कहा, तो फिर वह ठीक हो जाएगी, है न? पलकें झपकाते हुए जियान ने पूछा। वह ठीक हो जाएगी, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, वह जल्द ही जाग जाएगी। जियो मिंग की यह बात सुनकर जियान ने कहा, ओह, और अब चिंता नहीं की। आखिरकार वह इस समय जियो जियान से परिचित नहीं थी। थोड़ी देर बाद जियो जियान, जो अपनी आंखें कसकर बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थी, ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका नाजुक हाथ थोड़ा हिला और उसने अपनी उंगलियों से अपने होठों के किनारे पर काले पाउडर का थोड़ा सा हिस्सा लिया। उसकी आंखें काले पाउडर को देख रही थी, वह अच्छे मूड में नहीं दिख रही थी। तुम जाग रहे हो? एक आवाज सुनकर जियो जियान की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से कमरे के केंद्र की ओर देखा, ये देखकर कि यह जियो मिंग और जियान थे, और कुछ आश्चर्य के साथ कहा, तुम वापस कब आए? बस कुछ क्षण पहले, जियो मिंग ने उत्तर दिया। क्या तुमने अपना विषैला शरीर स्वयं सक्रिय किया है? मम्मा, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। जियाओ जियान ने धीमी आवाज में कहा। उसने अपने हाथों को थोड़ा घबराते हुए अपनी छाती के सामने जोड़ लिया। क्या मैंने कुछ गलत किया? जियो मिंग को उम्मीद नहीं थी कि जियो जियान ऐसा कहेगी, हालांकि यह थोड़ा अप्रत्याशित था। उसने नहीं सोचा होगा कि जियो जियान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह उसे पसंद करती थी। आखिरकार वे एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे। जियो मिंग ने अनुमान लगाया कि जियो जियान शायद ऐसा कहेगी क्योंकि जब उसने उसे अपने साथ लिया था तो उसने कहा था कि वह खेती के लिए मूल्यवान है। वह अपनी योग्यता दिखाना चाहती थी। संभवतः इसी तरह जियाओ जियान ने जीवित रहना सीखा था, जो पहले एक अनाथ के रूप में बड़ा हुआ था। आह भरते हुए जियाओ मिंग ने जवाब दिया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C129 रेगिस्तानी शहर। अध्याय 129 रेगिस्तानी शहर। मूल रूप से मैं आपकी देखभाल करना चाहता था जब तक कि आपका विषैला शरीर सक्रिय था। आखिरकार कोई नहीं जानता कि इसे सक्रिय करते समय कोई दुर्घटना होगी या नहीं, लेकिन अब जब आपने इसे स्वयं सक्रिय कर लिया है तो कोई समस्या नहीं लगती है, जिससे हमें बहुत प्रयास से बचत हुई है, जियो मिंग ने कहा। जियो जियान ने ये सुनकर राहत की सांस ली। उसने सोचा था कि जियो मिंग को उसके विषैले शरीर को सक्रिय करने से किसी प्रकार का असंतोष था। इस बार जियान और मैं मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में औषधीय जड़ी बूटियों की खोज कर रहे थे
और हमें कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले जहर मिले, इसलिए आप उन्हें रख सकते हैं। जियाओ मिंग ने अपनी भंडारण अंगूठी से 1 दर्जन अलग अलग रंग की जड़ी बूटियां निकाली और उनमें से एक आइस ब्लू जड़ी बूटी थी जिसे जियाओ मिंग ने कुछ समय पहले प्राप्त किया था। इतनी सारी जहरीली जड़ी बूटियां देखकर जियो यीजियान के अंदर लालसा की भावना पैदा हुई और वह उन्हें तुरंत निगलना चाहती थी। जियो यीजियान जानती थी कि ये दुखद विष शरीर की विशेषता थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इस अनुभूति को महसूस किया था और ये लालसा की इतनी प्रबल भावना थी। जियो यीजियान समझ गया कि इसका कारण ये था कि जियो मिंग ने जो जहरीली जड़ी बूटी निकाली थी वह बहुत जहरीली थी। छठी श्रेणी के कीमियागर के रूप में जियाओ मिंग जो जड़ी बूटियां प्राप्त करने में सक्षम था वे स्वाभाविक रूप से खराब नहीं होंगी। बिस्तर से उठकर जियाओ मिंग के पास जाकर जियाओ यीजियान ने एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जियो यीजियान की मुस्कान उज्ज्वल थी, उसका चेहरा थोड़ा पीला था क्योंकि उसने अभी अभी जहर निगल लिया था, जिससे वह दयनीय दिख रही थी। कोई ज़रूरत नहीं, ये वास्तव में वैसा ही है जैसा आपने कहा। जितनी जल्दी आप अपनी ताकत में सुधार कर सकते हैं, मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। जियाओ मिंग ने अपना हाथ लहराया। हालांकि मुझे आपको याद दिलाना होगा कि यह सब धीरे धीरे प्रगति के बारे में है, ये जहर कम ग्रेड नहीं है। हालांकि उन्हें सीधे लेने से वास्तव में आपके विषैले शरीर को बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप इन जहरीली जड़ी बूटियों को अंतराल में लें, अन्यथा आप विषाक्त पदार्थों के स्तर के कारण लंबे समय तक बेहोश रह सकते हैं। मैं समझ गई। जियो यीजियान ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उन जहरीली जड़ी बूटियों को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। जियो यीजियान को सामान रखते देख जियो मिंग ने अपने भंडारण रिंग से कुछ और काले प्राचीन स्क्रॉल निकाले। ये कुछ डू तकनीकें हैं जो जहर मास्टर्स के लिए उपयुक्त हैं, जिन्हें मैंने पहले प्राप्त किया था। हालांकि शोकपूर्ण जहर शरीर की डू हुई अपने आप में हमले का एक उत्कृष्ट साधन है। इन डू तकनीकों के साथ आपकी ताकत को अगले स्तर तक ले जाया जा सकता है। जियो यीजियान ने डू तकनीक ली और पाया कि ये सभी डू तकनीकें उच्च स्तर की थीं और निम्न स्तर की सभी निम्न जुबान थीं। यह महसूस करते हुए कि जियो यीजियान की वर्तमान ताकत अभी भी डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में थी, जियो मिंग ने कहा, लो जुबान डू तकनीक का अभ्यास शुरू करें। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मार्गदर्शन के बिना शुरू करना मुश्किल है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा कहने के बाद जियाओ मिंग को डू तकनीक याद आई जो जियाओ यीजियान ने गुफा में पहले प्राप्त की थी, इसलिए वह फिर से बोला, फ्लाइंग डू तकनीक जब आप इसे विकसित करना चाहेंगे तो स्क्रॉल पर एक जादुई जानवर आत्मा हमला करेगा, इसलिए मेरे बिना अकेले इसकी खेती न करें, समझे? जियाओ मिंग की देखभाल ने जियाओ यीजियान के दिल में एक गर्म धारा प्रवाहित की। हालांकि जियाओ मिंग ने उसे मुख्य रूप से शोकपूर्ण विष शरीर के कारण अपनाया था, उसके लिए उसकी देखभाल झूठी नहीं थी। जियाओ मिंग की देखभाल जियाओ यीजियान के लिए भी एक अनोखा अनुभव था, जिसने एक अनाथ के रूप में पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। जियो मिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम टैगर रेगिस्तान जा रहे हैं? हम कब जा रहे हैं? किनारे पर जियान एक कुर्सी पर बैठी थी, ऊब में अपने छोटे पैरों को हिला रही थी। जल्द ही जियाओ मिंग ने जियाओ यीजियान को देखते हुए कहा, क्या आपके पास कुछ है जो आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं? नहीं, मैंने पिछले कुछ दिनों के लिए अपनी चीजें स्टोरेज रिंग में पैक कर दी हैं। जियो यीजियान ने अपनी उंगली से लाल स्टोरेज रिंग उठाई। ऐसी स्थिति में चलो अब चलते हैं। ऐसा कहने के बाद जियाओ मिंग उठकर घर से बाहर चला गया। उसके पीछे जियान और जियाओ यीजियान भी थे। जब वे घर के बाहर पहुंचे तो एक चील की चीख सुनाई दी और जियाओ लैन, जो हवा में मंडरा रही थी, जियाओ यीजियान के बगल में उड़ गई, जिससे हवा का प्रवाह बढ़ गया और घास का एक छोटा सा क्षेत्र कुचल गया। यह उड़ने वाला जादुई जानवर है जिसे मैंने पाला है, जियाओ लैन, जियाओ यीजियान ने परिचय दिया। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक उड़ने वाले जादुई जानवर की वफादारी है, लेकिन क्या आप इसे छोड़ने जा रहे हैं? यह उड़ने वाला जादुई जानवर केवल प्रथम श्रेणी का है। मैं आपको इसे अपने साथ ले जाने की सलाह नहीं देता। प्रथम श्रेणी का उड़ने वाला जादुई जानवर जल्द ही जियाओ यीजियान के लिए बेकार हो जाएगा और उसके लिए बोझ बन जाएगा। ये सुनकर जियो यीजियान ने अनिच्छा से जियो लैन के सिर को थपथपाया और अंत में आह भरते हुए कहा, जियो लैन को घाटी में ही रखना बेहतर है। ऐसा कहकर जियो यीजियान ने जियो लैन की ओर अपना हाथ लहराया, जो चीखते हुए हवा में ऊंची उड़ान भरी और तुरंत घाटी से बाहर निकल गई। जियो लैन को जाते हुए देखकर जियो मिंग ने जियान से कहा, जियान, क्या आप जियो यीजियान को अपने साथ ले जा सकते हैं? मैं नहीं चाहता, जियान ने साफ मना कर दिया। क्यों? जियो मिंग दंग रह गया।
जियो यीजियान और उसके बीच की ऊंचाई के अंतर की तुलना करने के बाद जियान ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और मुंह बनाते हुए कहा, किसी और को उठाना थकाऊ है। यह जियो मिंग को पता नहीं था कि क्या कहना है। ये सिर्फ जियो यीजियान को ले जा रहा था। ये कैसे थकाऊ हो सकता है? यदि ये लंबी यात्रा न होती और उड़ान के दौरान वे एक दूसरे से रगड़ खाते तो वह उसे स्वयं उठा लेता। आपको हमारे द्वारा खोजी गई औषधीय जड़ी बूटियों का एक अतिरिक्त हिस्सा मिलेगा। जैसे ही जियाओमिंग के शब्द निकले, जियान ने कहा, सौदा। जियान को देखते हुए, जिसने एक पल से दूसरे पल तक अपना चेहरा बदल लिया था, जियोमिंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। औषधीय जड़ी बूटियों की चाल वास्तव में अपराजय थी। जियोमिंग के पंख उसकी पीठ पर दिखाई दिए, फिर वह आकाश में भाग गया और पूर्व की ओर उड़ गया। जियान भी जियो यीजियान को अपने साथ खींचते हुए जियोमिंग का पीछा करने लगा। ... 2 दिन बाद जियामा साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर टैगेर रेगिस्तान के किनारे पर आकाश के मध्य में प्रकाश की 2 किरणें चमक रही थीं, जो जमीन पर खड़े राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह चमक डूकिंग पावर हाउस। डूकिंग के शक्तिशाली लोग सीमा पर एकत्रित हो रहे हैं। क्या सांप लोगों के विरुद्ध एक और युद्ध होने वाला है? जियामा साम्राज्य का नाग लोगों के साथ हमेशा टकराव रहा था और उन्होंने कई बड़े और छोटे युद्ध लड़े थे। हर बार जब युद्ध होता था तो दोनों पक्षों की सीमा पर मजबूत लोग होते थे, इसलिए डूकिंग पावर हाउस की उपस्थिति ने दूसरों को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि इस बार यह जियामा साम्राज्य नहीं था जो सांप लोगों के खिलाफ कदम उठाना चाहता था, क्योंकि प्रकाश की 2 धाराएं कोई और नहीं बल्कि जियाओमिंग और जियान थीं, जिन्होंने जियाओ यीजियान को भी अपने साथ ले लिया था। तीनों के कुछ देर तक उड़ने के बाद उनकी दृष्टि के अंत में एक विशाल पीला शहर दिखाई दिया। हम अंततः डेजर्ट सिटी में पहुंच गए हैं और शुद्धिकरण राक्षसी लोड्स फ्लेम अवशेष मानचित्र का दूसरा टुकड़ा भी हाथ में है। संकुचित आंखों के साथ जियोमिंग ने सीधे अपनी गति बढ़ा दी और डेजर्ट सिटी की ओर उड़ गया। उसके पीछे जियान ने भी ये देखा और उसने भी सीधी गति बढ़ा दी। कोई भी समय बर्बाद न करना चाहते हुए जियोमिंग ने उनका मार्गदर्शन किया और रुकने से पहले सीधे डेजर्ट सिटी के प्रवेश द्वार की ओर उड़ चला। शहर के द्वार पर लिखे 2 बड़े शब्दों को देखकर जियोमिंग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगा कि वे सही जगह पर आ गए हैं। अपने शरीर की एक चमक के साथ वह पतली हवा में गायब हो गया और जब वह अगले पल दिखाई दिया तो वह पहले से ही एक छोटी गली के बीच में था। जियान और जियाओ यीजियान भी उनके साथ थे। रेगिस्तान की निकटता के कारण डेजर्ट सिटी में मौसम काफी शुष्क और गर्म था और तेज धूप आसमान से उतर रही थी, जो उनके पैरों के नीचे की जमीन को जला रही थी, जिससे एक सुलगती हुई गर्मी निकल रही थी जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और जिससे दृश्य थोड़ा विकृत और धुंधला दिखाई दे रहा था। जियो यीजियान ने आसपास के माहौल को देखा और पूछा, हम डेजर्ट सिटी में आ गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? जियान ने उसकी बातें सुनी और जियाओमिंग की ओर भी देखा। सबसे पहले चलो टैगर रेगिस्तान का सबसे सटीक नक्शा खरीदते हैं। इस शहर में नक्शे बेचने वाले विशेष स्टोर होने चाहिए। इसके अलावा टैगर रेगिस्तान असहनीय रूप से गर्म है, हमें अधिक पानी की आपूर्ति तैयार करनी चाहिए। जियोमिंग ने सोचा। ये देखकर कि जियोमिंग के पास पहले से ही एक योजना थी, जियो यीजियान और जियान ने स्वाभाविक रूप से कुछ और नहीं कहा और अपने सिर हिला दिए। ऐसा कहकर वे तीनों गली से बाहर चले गए। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C130 स्वर्गीय ज्वाला का दूसरा अवशेष मानचित्र। अध्याय 130 स्वर्गीय ज्वाला का दूसरा अवशेष मानचित्र। उन्होंने सड़क पर से गुजर रहे एक राहगीर को अपने पास बुलाया और उसके माध्यम से शियाओमिंग और लड़कियों को पता चला कि टैगर रेगिस्तान के नक्शे बेचने वाली दुकानें कहाँ स्थित हैं। राहगीर को धन्यवाद देने के बाद वे तीनों डेजर्ट सिटी के उस सर्वोत्तम मानचित्र स्टोर की ओर चल पड़े जिसका उल्लेख राहगीर ने किया था। काफी देर तक आराम से टहलने के बाद जियाओमिंग की नज़र प्राचीन मानचित्र नामक मानचित्र भंडार पर पड़ी। दुकान के बाहर की ओर एक नज़र डालने के बाद जियाओमिंग ने पाया कि दुकान अन्य दुकानों की तरह शानदार और दिखावटी नहीं थी और इसका स्वरूप स्पष्ट रूप से प्राचीन और सरल था। जियोमिंग धीरे धीरे दुकान में चला गया। दुकान के अंदर बहुत विशाल नहीं था। दुचांदनी पत्थरों ने दुकान को रोशन कर दिया। उसकी आंखों ने दुकान के अंदर स्कैन किया और अंदर कोई भी नक्शे खरीद नहीं रहा था, इसलिए माहौल शांत और शांतिपूर्ण था। जियोमिंग की नज़रें इधर उधर घूमी और आखिरकार काउंटर के पीछे खड़े एक बूढ़े आदमी पर रुक गई जो अपना सिर नीचे करके सावधानीपूर्वक नक्शा बना रहा था। ये बूढ़ा आदमी स्पष्टतः काफी बूढ़ा था, लेकिन यद्यपि उसका सिर सफ़ेद बालों से भरा हुआ था,
फिर भी उसकी मुरझाई हथेली, जिसमें एक काली कलम थी, अभी भी दृढ़ और मजबूत थी। जियो मिंग ने तीव्रता से महसूस किया कि उसके सामने वाले बूढ़े व्यक्ति के शरीर में बर्फ की एक विशाल ढकी हुई थी, लेकिन यह एक अजीब ऊर्जा द्वारा दबा दी गई थी और केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया जा सकता था। जियाओ मिंग जानता था कि उसके सामने वाला आदमी हाई बोडोंग था। जब जियाओ मिंग ने देखा कि हाई बोडोंग उसके आगमन के प्रति उदासीन था, तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह मुड़ा और दुकान के कोने में एक प्राचीन लकड़ी के शेल्फ के पास चला गया और उसका निरीक्षण किया। दूसरी ओर जियान और जियाओ यीजियान वहीं रुके रहे और उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए, जिसने उन्हें अनदेखा किया था। जियान घृणा से चिल्लाया, अरे तुम बदबूदार बूढ़े आदमी, क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारे पास ग्राहक हैं? हाई बोडोंग, जो नक्शा बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, ने जियान की चीख सुनी और उसकी उंगली, जिसे वह बना रहा था, ने झटका दिया और उसने जो मार्ग सावधानी से खींचा था वह थोड़ा भटक गया। हाई बोडोंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और एक ठंडी नज़र से गहरी आवाज में कहा, छोटी लड़की, क्या तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें नहीं बताया कि जब तुम बाहर जाओ तो बकवास मत करो, अन्यथा तुम मर सकती हो? हाई बोडोंग की धमकी पर जियान ने कहा, यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहरे नहीं हैं। आपने अभी हमें क्यों अनदेखा किया? तुम मुझे धमकी देने के योग्य नहीं हो। तुम्हारे जैसे दो सम्राट को हराने के लिए, जिनकी ताकत कमजोर है, मुझे केवल एक मुक्का चाहिए। जियान ने अपनी छोटी मुट्ठी उठाते हुए कहा, मानो अपनी बात साबित कर रही हो। जियाओ मिंग ने हाई बोडोंग की ताकत को महसूस किया। जियान ने भी स्वाभाविक रूप से इसे महसूस किया। उसकी धारणा में उसके सामने बहुत कमजोर ताकत वाला बूढ़ा आदमी उसके डर के लिए पर्याप्त नहीं था। उसके हाथ में धीरे धीरे चलता हुआ स्याही का ब्रश जोर से मुड़ा और तीखी आवाज के साथ तेजी से टूट गया। हाई बोडोंग के सामने का नक्शा तुरंत ही स्याही के एक बड़े काले धब्बे से सना हुआ था और काफी देर के बाद वह जियान को घूरता रहा। उसकी आंखों में धुंध छा गई थी और ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आखिर आप हैं कौन? दरवाजा, जो खुला था, जोर से बंद हो गया और जियान को घूरने लगा। उसके शरीर में एक ठंडी और शक्तिशाली आभा फैल गई। हाई बोडोंग के उत्पीड़न का सामना करते हुए जियान को आराम मिला, लेकिन जियो यीजियान को थोड़ा असहज महसूस हुआ। इस समय किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके लिए हाई बोडोंग की आभा का विरोध किया। इस हाथ का स्वामी स्वाभाविक रूप से जियाओ मिंग था और उसके दूसरे हाथ में उसने एक प्राचीन मानचित्र का अवशेष पकड़ रखा था। जाहिर है, थोड़ी खोजबीन के बाद उसने शुद्धिकरण राक्षसी कमल की लौ का अवशेष मानचित्र प्राप्त कर लिया था। क्योंकि जियो मिंग ने हाई बोडोंग की क्यूई का विरोध किया था, जियो यीजियान ने तुरंत राहत महसूस की और अपनी आंखों में कृतज्ञता के साथ जियो मिंग को देखा। जियाओ यीजियान की ओर मुस्कुराने के बाद जियाओ मिंग 2 कदम आगे बढ़कर जियान के पास खड़ा हो गया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाई बोडोंग, बर्फ सम्राट जो उस समय जियामा साम्राज्य में घूम रहा था, वास्तव में बहुत ताकत खो चुका था और केवल एक डू आत्मा की ताकत बची थी। कोई भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ये देखकर आह भरता है कि दुनिया कितनी अप्रत्याशित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच्चों में भी इतनी ताकत होगी। जियाओ मिंग और अन्य लोगों को देखकर, जो आश्चर्यजनक रूप से उसकी आभा से थोड़ा भी प्रभावित नहीं थे, हाई बोडोंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे कैसे पहचाना और मुझे नहीं पता कि तुम कैसे जानते हो कि मेरी ताकत बहुत कम हो गई है, लेकिन भले ही मेरी ताकत बहुत कम हो गई हो, फिर भी इस तरह से मुझसे बात करने की तुम्हारी बारी नहीं है, छोटे बदमाशों। ये कहने के बाद हाई बोडोंग ने अपने पैरों को जमीन पर पटका और बिजली की तरह जियाओ मिंग और लड़कियों की ओर दौड़ पड़ा। वह अपने सामने बैठे इन अज्ञानी बच्चों को कुछ सबक देना चाहता था। जैसे ही हाई बोडोंग आगे बढ़ा, तंबू ठंडी हवा से भर गया और अंदर एक महीन धुंध भी दिखाई देने लगी, जिसने जियाओ मिंग और उसके समूह का दृश्य पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। ऐसा लगता है कि 20 साल से अधिक समय तक बंद रहने के बाद न केवल हाई बोडोंग की ताकत बहुत कम हो गई है, बल्कि वह और भी मूर्ख हो गया है, जो हमारी ताकत का पता लगाए बिना ही कोई कदम उठाने की हिम्मत कर रहा है। कोहरे के भीतर जियो मिंग स्पष्ट रूप से हाई बोडोंग की हरकतों को महसूस कर सकता था, हालांकि उसका कोई भी कदम उठाने का इरादा नहीं था। चूंकि जियान आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए यह एक निश्चित थप्पड़ था। कोहरे के अंदर जियान की दृष्टि प्रभावित नहीं हुई। हाई बोडोंग को देखते हुए जो उनकी ओर बढ़ रहा था, उसने ठंडे स्वर में नाक भान सिकुड़ी और एक मुक्का मारकर जवाब दिया। जहां भी उसकी मुट्ठी घूमती, एक अदृश्य उतार चढ़ाव बिजली की तरह फैल जाता, जो एक पल में हाई बोडोंग की ओर पहुंच जाता। हाई बोडोंग का चेहरा अचानक बदल गया
उसने एक हाथ से जल्दी से एक मुहर बनाई, फिर जल्दी से चिल्लाया, बर्फ आत्मा कवच। उसकी आवाज की ध्वनि के साथ आसपास का बर्फीला कोहरा तुरंत एक मोटे बर्फ के कवच में बदल गया, जो बूढ़े आदमी के शरीर पर बर्फीली चमक के साथ चमक रहा था। पेंग नवनिर्मित बर्फ कवच सी यान द्वारा उत्सर्जित अदृश्य उतार चढ़ाव से टकराया और मोटा कवच धूल में बदलने से पहले केवल एक पल ही टिक पाया, और हाई बोडोंग, जो इसमें छिपा हुआ था, अपनी रक्षा खो बैठा और उसे जोरदार चोट लगी। चोट लगने के बाद हाई बोडोंग ने मुंह से खून थूका और जितनी तेजी से आया था उससे अधिक तेजी से पीछे की ओर उछला और काउंटर से टकराया, जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और वह उसके अंदर दब गया। दुकान में कोहरा धीरे धीरे हाई बोडोंग के नियंत्रण के बिना ही छट गया और हाई बोडोंग, जो अस्त व्यस्त हालत में जमीन पर पड़ा था, जियो मिंग की नजर में आया। खून की खांसी के कारण हाई बोडोंग बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा। उसकी आवाज थोड़ी उदास लग रही थी। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 20 साल से अधिक समय तक यहाँ एकांत में रहने के बाद आज मुझे आप जूनियरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये वास्तव में दयनीय है। ये सुनकर जियाओ मिंग अवाक रह गया। उन्होंने ये शुरू नहीं किया था। वे वास्तव में सिर्फ व्यापार के बारे में बात करने आए थे और उनका कोई भी कदम उठाने का इरादा नहीं था। जिया ने कुछ क्षण पहले जब उसने हमला किया था तब उसका हाथ रोक लिया था, अन्यथा हाई बोडोंग की सीलबंद ताकत के साथ वह बहुत पहले ही मर गया होता। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ मिंग हाई बोडोंग के पास गया और उसके सामने बैठ गया। उसकी काली आंखें हाई बोडोंग को घूर रही थीं। फिर उसने अपने हाथ में नक्शा पकड़ा और कहा, ठीक है महामहिम बर्फ सम्राट, वास्तव में हमारे यहाँ आने का कोई दुर्भावना नहीं है। हम यहाँ केवल एक नक्शा खरीद